सो पीडीएफ ओपन कर लो। इसमें जो फर्स्ट प्रॉब्लम है आज का, मर्ज टू बाइनरी मैक्स हीप्स। सो बेसिकली इसमें हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास दो एग्जिस्टिंग मैक्स हीप्स हैं और फिर हम उनको पहले मर्ज कर रहे हैं और फिर उसको फिर से एक मैक्स हीप में कन्वर्ट कर रहे हैं। लाइक मैंने जैमबोर्ड पे डाली हैं फोटोज फर्स्ट फ्रेम में कि जैसे हमारे पास फर्स्ट मैक्स हीप है 10, 5, 6, 2, उसके बाद 12, 7 और 9 और फिर हमने उसको पूरे को मर्ज कर दिया तो 12, 10, 9, 2, 5, 7 और 6। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये करना है। तो जब हम ये क्वेश्चन देखते हैं तो एक बेसिक सा आइडिया आता है कि हम ऐसे कर सकते हैं कि हमने जैसे दो एरेज में हमारे पास दो मैक्स हीप्स ऑलरेडी स्टोर्ड हैं। ठीक है, एक ही फर्स्ट एक ही सेकंड। ठीक है, अब हम ये कर सकते हैं कि हम इन दोनों मैक्स हीप्स को एक कॉमन एरे में स्टोर करें सबसे पहले और फिर उस एरे को हीपिफाई करते हैं, है ना। हाँ, वो सबसे इजीएस्ट और सिंपलेस्ट वे होगा करने का। ठीक है, तो अब यहाँ पे आओ जहाँ पे इसका प्रॉपर अप्रोच रिटन है। We create an array to store the result. We copy both the given arrays one by one to the result. Once we have copied, we call standard build heap function to construct a full merged max heap. ठीक है, तो इसमें बेसिकली कुछ भी नहीं हो रहा है। जो हमने सबसे पहले मैक्स हीपिफाई का फंक्शन जो हमारी जो बिल्कुल फर्स्ट क्लास थी जिसमें हमने हीपिफाई सीखा था कि हम सबसे पहले इंडेक्स लेते हैं रूट का, उसके बाद उसका लेफ्ट चाइल्ड फाइंड आउट करते हैं, फिर उसका राइट चाइल्ड फाइंड आउट करते हैं। इसमें सिर्फ ये देखना कि इसमें मुझे एक डाउट है कि इसमें दो तो एक एरे है, एक है ना, इसमें दो एरे क्यों नहीं है जब हमें दो को वो करना है तो मर्ज करना ये है तो अभी हम हीपिफाई का फंक्शन बना रहे हैं ना, हम मर्जिंग का फंक्शन भी बनाएंगे अलग से। लाइक हमने इसको छोटे छोटे फंक्शन में तोड़ दिया है। पहले हम एक हीपिफाई का फंक्शन बनाएंगे, एक बिल्ड हीप का, एक मर्ज करने का। यानी कि ये वो वाली बात चल रही है कि जब दोनों चीजें मर्ज होके एक एरे बच चुका है तो उसको हीपिफाई कर रहे हैं सिर्फ। यस, कि हमने एक रूट को पकड़ा, उस जैसे सपोज हमने दोनों एरेज को पहले मर्ज कर दिया, उसके बाद फिर हमने उसकी रूट पे गए और उसकी रूट से उसके लेफ्ट राइट चाइल्ड फाइंड किए और फिर उनको कंपेयर किया कि उनमें से कौन सा बड़ा है, उसको ऊपर ले आए। जो मतलब फर्स्ट क्लास में जो हमने हीपिफाई का फंक्शन सीखा था, यहाँ पे बेसिकली वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, इसमें जैसे हमने कंपैरिजन किया। अब इसमें डिफरेंस मैं ये पॉइंट आउट कर रही थी कि लेफ्ट चाइल्ड को इन्होंने 2 इंटू इंडेक्स प्लस 1 किया, राइट को 2 इंटू इंडेक्स प्लस 2। ये इसमें इन्होंने रूट इंडेक्स 0 मान के किया है। ठीक है, और जो हमने फॉर्मूलाज किए थे वो रूट इंडेक्स को 1 मान के किए थे। ठीक है, तो इसमें जस्ट +1 का डिफरेंस इसी वजह से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने ये किया, यहाँ पे कंपैरिजन कर लिया दोनों में। पहले लेफ्ट इंडेक्स की वैल्यू कंपेयर की, अगर वो उससे बड़ी है तो उसको मैक्स कर दिया, और अगर राइट बड़ा है तो राइट को मैक्स कर दिया, अदरवाइज हम रूट को ही रहने देंगे मैक्स। और फिर लास्ट में हमने उनको स्वैप कर दिया, यानी कि हम बेसिकली जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसको एज अ रूट पे ले आए और जो छोटे एलिमेंट्स हैं उनको नीचे ले आए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ बिल्ड हीप का फंक्शन हमने किया। अब बिल्ड हीप के फंक्शन और हीपिफाई के फंक्शन में क्या डिफरेंस है, जैसे मैंने उस दिन ये चीज बताई थी कि जब हम एक हीप को लेते हैं, सपोज इधर आओ जैमबोर्ड पे, जो हमने फाइनल हीप बनाई, अब हमें ये पता है कि 2, 5, 7 और 6 ऑलरेडी अपने आप में हीप्स हैं, राइट, क्योंकि जो लीफ नोड्स होती हैं वो अपने आप हीप्स होती हैं। तो अब हम हीपिफाई फंक्शन सिर्फ उन नोड्स पे लगाएंगे जो नॉन लीफ है। ठीक है, इसका भी हमने फॉर्मूला किया था, फ्लोर ऑफ n/2 + 1 से लेके n तक लीव्स होती हैं, राइट, और बाकी सारी नॉन लीव्स होती हैं। तो इसमें हमने बिल्ड हीप में बेसिकली यही किया कि हमने मैक्स हीपिफाई लगाया सिर्फ नॉन लीफ वाले नोड्स के ऊपर। ठीक है, और फिर लास्ट जो एक हमने फंक्शन और क्रिएट किया वो हमने क्रिएट किया मर्ज हीप्स का। इसमें हमने बेसिकली दोनों एरेज को मर्ज कर दिया। इसमें हमने दो एरेज भी इनपुट लिए, उन दोनों के इंडेक्सेस कितनी मतलब उसमें एलिमेंट्स हैं n और m वो भी लिए, और फिर उनको मर्ज करके और लास्ट में बिल्ड मैक्स हीप का फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल करा लिया। ठीक है, क्लियर। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n + m क्यों लिया इन्होंने, हाँ, कि जब हम एक हीप को बिल्ड करते हैं, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ n में बिल्ड करते हैं हम हीप को। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो एरेज थे, n और m, दो लेंथ के। हाँ, तो हमने दोनों को पहले मिक्स किया, यानी कि हमने एक एरे बनाया n + m लेंथ का, और उसके बाद फिर हमने उसको
बिल्ड हीप फंक्शन उस पर रन कराया। ठीक है, हाँ ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आओ। नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं जैमबोर्ड पे एक्सप्लेन करती हूँ, सेकंड फ्रेम ओपन करो, प्रॉब्लम का मीनिंग समझते हैं पहले कि इसमें हो क्या है। ये है eighth लार्जेस्ट सम कॉन्टिजियस सब एरे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सपोज हमारे पास ये क्या है, जैसे मैंने इसमें एग्जांपल लिया 21 7 -3 और -2। सपोज ये हमारा एरे है, तो ठीक है। कॉन्टिजियस सम क्या होते हैं कि जो भी एलिमेंट्स एक दूसरे से कॉन्टिन्यूटी में है, ठीक है, यानी कि एक दूसरे की बाउंड्री को टच करते हैं, उनका हम सम करते हैं और उसके बाद उन सारे सम्स को एक एरे में स्टोर करते हैं। ठीक है, और फिर देखते हैं कि उसमें से हमें कौन सा लार्जेस्ट चाहिए। सपोज एक के की वैल्यू 1 हो तो मतलब हमें सबसे बड़ा नंबर चाहिए, यानी कि फर्स्ट लार्जेस्ट, फिर सेकंड लार्जेस्ट, मतलब ऐसे के की वैल्यू के हिसाब से फिर हम देखेंगे। तो अब ये चीज तो क्लियर है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ये सारे सम की वैल्यूज निकालनी है। उसके बाद तो बस हम उसको हीप में डाल देंगे और जितनी भी हमें के की वैल्यू चाहिए होगी हम उसके हिसाब से हीप में से उस नंबर को निकाल लेंगे, राइट। ठीक है। तो अब ये समझते हैं कि ये कॉन्टिजियस सम्स का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमने 21 लिया, हम एक एक एलिमेंट करके चलेंगे। 21 को पहले हमने किसी के साथ सम नहीं किया, हमने सिर्फ 21 को लिखा। ठीक है, उसके बाद हमने 21 को 7 के साथ ऐड किया तो आया 28। अब हमने इसमें एक और नंबर इंक्लूड किया -3, यानी कि बेसिकली हमें 21 के जितने कॉम्बिनेशन बनते हो वो सारे बनाने हैं। सबसे पहले हमने उसे अकेले लिया, फिर उसको 7 के साथ ऐड किया तो 28 आया, फिर -3 भी साथ में ऐड किया तो 25 आया, उसके बाद फिर -2 भी साथ में ऐड किया तो 23 आया। ठीक है, अब हमारी 21 के कॉम्बिनेशन हो गए कंप्लीट। अब हम ऐसे कॉम्बिनेशन ले लेंगे 21 और -3, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हम सिर्फ कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं, मतलब जो भी नंबर्स हम आपस में ऐड कर रहे हैं वो सब एक दूसरे की बाउंड्री को टच करने चाहिए। तो सिंस 21 ना तो -3 से बाउंड्री शेयर करते हैं ना -2 से, तो ये अगर एडिशन में आएगा तो अलॉन्ग विद 7 आएगा लाइक दिस एज अ ट्रिपलेट, ये अकेले ऐड नहीं होगा 21 के साथ। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। हाँ। तो अब नेक्स्ट हम गए 7 पे। सिंस 7 का हम 21 के साथ ऑलरेडी कर चुके हैं तो 28 आ चुका है, तो हमें कोई रेपिटेशन नहीं करनी। तो अब हमने सिर्फ 7 को लिया पहले, फिर 7 को -3 के साथ ऐड किया तो हमारे पास 4 आया, उसके बाद हमने 7 को -2 के साथ ऐड करा तो आई थिंक यहाँ पे एक 5 हो गया। हाँ, यहाँ पे एक 5 और आएगा बीच में। ठीक है, यहाँ हम एक 5 और ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम गए -3 पे। -3 -5 -2 इसमें इसने एक्चुअली ये किया, हाँ नहीं ये करेक्ट है। लाइक हमने 7 के साथ जब -3 को लिया तो उसके बाद हम कॉन्टिन्यूएशन में ही -2 को लेंगे ना, हम अलग से नहीं लेते क्योंकि वो बाउंड्री शेयर नहीं करते। हाँ, कंटेंट्स वाली बात क्लियर हो गई। ये सब तो मतलब 7 -3 -2, तो 7 -5 तो 2 हमारा इंक्लूड हो गया। उसके बाद फिर हम -3 पे गए। सिंस -3 के हम 7 और 21 के साथ ऑलरेडी कॉम्बिनेशंस ले चुके हैं, तो अब हमारे पास सिर्फ एक कॉम्बिनेशन बचता है -3 का -2 के साथ। तो हमने पहले तो -3 को अकेले लिया, उसके बाद -3 प्लस -2 किया जो क्या है -5, और फिर -2 को हमने अकेले ले लिया क्योंकि सिंस -2 अभी तक अकेले नहीं काउंट हुआ था। तो ये सारे हमारे सम के जितने पॉसिबल वैल्यूज थी वो सारी हमने इसमें स्टोर कर ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब सपोज हमें कह दिया हमें फर्स्ट लार्जेस्ट चाहिए तो उसकी वैल्यू 28 आ जाएगी। अगर सेकंड लार्जेस्ट मांगा होता 25 आ जाती, थर्ड लार्जेस्ट होता 23 आ जाती, लाइक हम मूव करेंगे। ठीक है, सम का मीनिंग क्लियर हुआ, कॉन्टिजियस सम ऑफ सब एरेज का मतलब। सो फार सो क्लियर। ओके ग्रेट। तो अब इसमें आओ, जो पीडीएफ शेयर किया है उस पे आओ। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन से नीचे जो गिवन है, ब्रूट फोर्स अप्रोच is to store all the contiguous sums in another array, sorted and print the kth largest। ठीक है, यही चीज अभी हमने डिस्कस की कि हमने एक एरे में सारे सम को स्टोर करा लिया ऑर्डर वाइज, उसके बाद फिर हम उसे सॉर्ट कर देंगे और हमें जो भी सपोज हमें सेकंड लार्जेस्ट चाहिए तो हम 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट इंडेक्स पे हमें सेकंड लार्जेस्ट मिल जाएगा।
अगर थर्ड चाहिए तो सेकंड इंडेक्स में हो जाएगा, राइट? दिस इज क्लियर। बिग नॉर्मल सॉर्टिंग करने के बाद तो हम उसमें से बहुत इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं लार्जेस्ट एलिमेंट। तो ठीक है, उसमें अब सॉर्टिंग का खुद का भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, ठीक है बाकी। हाँ, वो वही रीजन है कि हमने ये एफिशिएंट क्यों नहीं माना जो यहाँ पे मेंशन्ड है आगे। इन केस ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बीइंग लार्ज, the array in which we store the contiguous sums will run out of memory as the number of contiguous subarrays will be large। अब क्या हुआ इसमें, हमने एक एरे में स्टोर कराया, नाउ वी डोंट नो ना कि वो एक्चुअली कितने स्पेस में कवर करेगा। सिंस हमारे पास इस एरे में जो हमने एग्जांपल लिया 4 एलिमेंट्स थे, ठीक है। अब जब हमने ये 4 एलिमेंट्स के भी सारे कॉम्बिनेशंस लिए तो हमारे पास टोटल 10 एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। नाउ जस्ट सपोज अगर हम चीज यूजर से इनपुट कराएं और उसमें लिख दें कि भाई यूजर जितने भी एलिमेंट्स एंटर करेगा उसके हिसाब से हम ये एल्गोरिथम उस पर लगा देंगे। बट अगर यूजर ने 5 एलिमेंट्स एंटर कर दिए तो मतलब इसका कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं है ना कि कितने सम बनेंगे, क्योंकि अगर तुम देखो, अगर तुम 3 के करके देखो तो तुम्हारे पास 6 आते हैं, 4 के किए 10 आते हैं, तो इट मीन्स ऐसे कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है इसका, ठीक है। और हो भी तो हमारे लिए वो अननेसेसरीली हमारा कोड बहुत लेंथी हो जाएगा अगर हम उसमें सारे केसेस सेपरेटली मेंशन करने लगे कि लाइक अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो इतने का एरे बनाओ, अगर 3 का है तो इतने स्पेस का एरे बनाओ। तो यहाँ पे ये इशू आता है बेसिकली। एंड सेकेंडली कि हम कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम इसमें यूज कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो अब हम इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं वो देखो और ध्यान से समझना, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग शायद लगे। इसमें क्या हो रहा है, we store the pre-sum of the array in a sum array. We can find the sum of contiguous sum array from index I to j as the sum of j minus sum of I minus 1। इसमें ये लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये सिर्फ और सिर्फ सम ले लेते हैं सारे एलिमेंट्स का जो भी एक दूसरे से कॉन्टिन्यूस है। लाइक जैसे जयपुर पे आऊँ, अभी हमने 28 लिया, 25 लिया, 23 लिया, ये सारे सम कौन से हैं जो हमने इन्हें ऐड किया। लाइक हमने पहले 21 और 27 को ऐड किया, फिर उसमें -3 भी जोड़ा, फिर -2 भी जोड़ा। तो जो ये वाले सम्स है ना, हम इनको एक बार अलग से ले लेते हैं एक एरे में, ठीक है। ठीक, जैसे हमने 21, 28, 25 और 23, यानी कि अब इसका एल्गोरिथम कैसे बनेगा। सपोज हमने ऐसे लिया कि जो हमारा ith एलिमेंट पे एरे है, एरे में जो नंबर है उसे स्टोर कर दो। उसके बाद फिर जब उस i की वैल्यू नेक्स्ट होगी, यानी कि जब लूप फिर से रन करेगी और i की वैल्यू 1 होगी 0 से, तो उस टाइम वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को पीछे जितना भी सम हो चुका है उसमें ऐड कर देगा, राइट। जैसे हम वो ऐड करते हैं ना जब हम एक एल्गोरिथम बनाते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे हम अगले नंबर पे जाते हैं हम पीछे के जो सम है उसको इंक्रीमेंट करते रहते हैं, उस नंबर को उसमें ऐड करते रहते हैं। तो इसमें हम एग्जैक्टली वही करें। तो हमने ये सारे नंबर्स को एक एरे में स्टोर करा लिया, 4 ही नंबर्स आ गए हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक सेपरेट लूप लगाएंगे जिसमें हम बाकी सारी कंडीशंस को कवर कर लेंगे, यानी कि जिसमें हम फिर फर्दर आगे मूव करेंगे कि 7 को अगर -3 के साथ किया, यानी कि जितनी भी बची हुई यहाँ कंडीशंस रहे एरे में फ्रॉम 7 to -2, जितने भी केसेस रह गए ये सारे हम उसके बाद इंक्लूड करेंगे। अब ये जो 4 एलिमेंट्स हमने लिए 21 से 23 तक, इनको हम एक मिन हीप में डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेम पे आओ, जैसे हमने ये चारों एलिमेंट्स को एक मिन हीप में डाल दिया, ठीक है। अब हमारे पास जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं, जो 6 एलिमेंट्स हमारे पास और बचे, जो हमने एक और लूप रन करके वो वैल्यू निकाली और उसको एक सेपरेट एरे में स्टोर किया। अब हम उसका एक एक एलिमेंट उठाते जाएंगे और उसको इस मिन हीप की फर्स्ट रूट से कंपेयर करते चलेंगे, ठीक है। हमें बेसिकली इसमें क्या चाहिए, सपोज हमारी k की वैल्यू है 4, हमें 4th लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए। तो मैं एक चीज बोलती हूँ, जस्ट टेल मी अगर वो चीज समझ में आ रही है या नहीं। सपोज हमें 4th लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए और हमने एक 4 नोड्स की मिन हीप बना ली, ठीक है। तो जो टॉप पे एलिमेंट होगा क्या वो सबसे बड़ा होगा या वो 4th लार्जेस्ट ही होगा? 4th लार्जेस्ट ही होगा, राइट।
हाँ, तो इट मीन्स कि हमें जितना भी लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए, यानी कि जो भी हमारी k की वैल्यू है, हम उतने नंबर ऑफ नोड्स का एक मिन हीप बना लेंगे और उसके बाद हम ये देखते रहेंगे कि उसके रूट पे कौन सा नंबर आया और वो नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। k की वैल्यू अगर 6 होती तो इसमें k की वैल्यू अगर 6 होती तो हम 6 नोड्स का मिन हीप बनाते और फिर क्या करते, उसमें 2 वैल्यूज उस एरे से स्टोर करा लेते। जो एरे में हमने 2 वैल्यूज ली ना, उस एरे में से मैक्सिमम 2 वैल्यूज हैं, हम उनको एक्सट्रैक्ट करके इस हीप में एंटर करा देते और फिर हीपिफाई कॉल करते और ये देखते कि फिर रूट पे कौन सा एलिमेंट आता है। तो अब एक बार समझो, लाइक ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि हमारे पास ये जो 4 नंबर्स अभी इस मिनी हीप में हैं, यानी कि 21, 23, 25 और 28, अभी तो चलो ये सब मैक्सिमम 4 एलिमेंट्स हैं जो हमारे पूरे सम की कंडीशंस में आए, बट क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि जो बाकी के 6 नंबर्स हैं वो इनसे बड़े होते? हो सकता था ना। ऐसा कैसे हो सकता है? सपोज अगर वो नंबर्स नेगेटिव नहीं होते और इनिशियल नंबर्स नेगेटिव होते, अभी हमने क्या किया देखो, हाँ फिर हो जाती है ना, हो सकता था ना। सपोज हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता -1 और लास्ट एलिमेंट होता 21, तो जब हम 21 को इंडिविजुअली लेते तो हमारा सबसे बड़ा सम तो लास्ट में आ गया, तो वो तो हमने इंक्लूड ही नहीं किया मिन हीप में, तो हमारा आंसर तो गलत आ जाएगा। तो उस चीज को सॉर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो हमारे पास 6 नंबर्स और बचे, हम उनका एक एक एलिमेंट उठाएंगे और उसको हमारी मिन हीप के रूट से कंपेयर करेंगे। सपोज जैसे अभी हमारे जो 6 एलिमेंट, क्या कंपैरिजन से क्या फायदा होगा? हाँ बताती हूँ। जैसे अभी हमने एक एलिमेंट लिया 7 जो हमारे उन 6 एलिमेंट्स में सबसे आगे आ रहा है, ठीक है। अब हमने जब इस 7 को कंपेयर किया इस रूट के साथ, तो हम ये देख रहे हैं कि ये इससे छोटा है। अब सिंस ये छोटा है तो हमें इसे बाहर ही रखना है, क्योंकि हमें छोटों से तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है। बट सपोज अगर वो -1 वाली कंडीशन होती है और हमारा एरे कुछ और होता, तो हमारे बाहर के नंबर्स में सपोज 23 आ गया या 24 आ गया, चलो ठीक है। तो अब हमने ये कंपैरिजन किया कि क्या 24 21 से बड़ा है। अगर ऐसा है तो हम इस 24 को 21 की जगह पे रख देंगे और हीप को फिर से हीपिफाई कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि 21 तो चला गया बाहर और 24 को जब हमने हीपिफाई कर दिया 23 टॉप पे आ जाएगा, ठीक है, सिंस 23 सबसे छोटा हो गया, राइट। तो अब हमारे पास फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट करेक्ट आ गया ना, क्योंकि फोर्थ लार्जेस्ट तो फिर 23 हुआ, क्योंकि 21 तो छोटा है उससे। ये चीज समझ है कि हमने कंपैरिजन क्यों किया भाई। जब तक एलिमेंट्स छोटे हैं तब तक तो वी डोंट केयर, क्योंकि वी आर कंसर्न्ड विद द लार्जेस्ट एलिमेंट्स। लेकिन अगर बाय एनी चांस उनमें कोई ऐसा एलिमेंट होता है जो हमारी हीप की रूट से बड़ा है, तो इट मीन्स वो उससे बड़ा हो गया, तो मतलब फिर फोर्थ लार्जेस्ट वो एलिमेंट नहीं बचा ना, फिर तो वो एलिमेंट फोर्थ लार्जेस्ट होगा, राइट। तो बेसिकली हमने इस कोड में यही चीज इम्प्लीमेंट किया है। बस इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने मिन हीप का इम्प्लीमेंटेशन प्रायोरिटी क्यू की हेल्प से किया, ठीक है। देखो यहाँ क्या किया हमने, kth लार्जेस्ट सम निकालना चाह रहे हैं हम इसमें, तो हमने सबसे पहले तो क्या किया, सम 0 को तो 0 कर दिया, सम 1 में फर्स्ट एरे की वैल्यू सेव कर दी, ठीक है। यानी कि जो हमारा एग्जांपल था उस हिसाब से सम ऑफ 1 इज इक्वल टू 21, क्योंकि हमारा फर्स्ट एलिमेंट 21 था एरे का। उसके बाद हमने 2 से लेके n तक एक लूप रन कराई और उसमें वो नंबर इंक्रीमेंट करते रहे जो नंबर उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर्ड है। यानी कि अगर 21 है फर्स्ट एलिमेंट, तो मतलब सम की वैल्यू अभी फिलहाल कितनी है 21, और उसमें सेकेंड एलिमेंट पे हम जब गए तो वो वैल्यू आई 2, तो 21 में 2 ऐड हो जाएगा, यानी फिर 23 हो जाएगा नेक्स्ट सम। उस सबको हमने एक प्रायोरिटी क्यू में एंटर करा दिया, ठीक। अब ये जो प्रायोरिटी क्यू का पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन है, ये होता है हीप का इम्प्लीमेंटेशन। मतलब जब भी ये प्रायोरिटी क्यू एग्जिस्ट करेगा तो ये इसके जो टॉप पे एलिमेंट होगा वो सबसे छोटा एलिमेंट होगा। अभी तक तो प्रायोरिटी क्यू का बेसिक आइडिया समझ में आ गया होगा ना, कि अगर हीप की तरह हम उसे यूज कर रहे हैं तो मतलब उसके टॉप पे हमेशा मिनिमम एलिमेंट रहेगा, और अगर मैक्स हीप की तरह यूज कर रहे हैं तो उसके टॉप पे हमेशा मैक्सिमम एलिमेंट रहेगा, ठीक है। ठीक है।
अब हमने नेक्स्ट लूप में क्या किया, जितनी भी हमारी बची हुई कंडीशंस थी ना, मतलब आई और जे की जो जो वैल्यूज अभी तक रह गई थी, हमने उन सब वैल्यूज को कंसिडर किया। यानी कि अभी तक हमारे कौन से कॉम्बिनेशन रह गए थे, जैसे अगर हमारा सेकंड एलिमेंट 7 है तो हमने 7 और -3 को तो अभी तक ऐड ही नहीं किया, 7 -3 -2 को भी अभी तक ऐड नहीं किया। तो इसमें इन्होंने बेसिकली यही किया कि आई की वैल्यू 1 रखी, लाइक हम सपोज आई की वैल्यू 1 हुई तो मतलब 7 पे वो रुका, तो उसने पहले 7 को -3 से ऐड किया, फिर उसी सम के अंदर -2 को भी ऐड किया, मतलब बाकी सारी जितनी भी सम के पॉसिबिलिटीज बची हैं उन सबको भी कंसिडर कर लिया और उनको एक एरे में स्टोर कर लिया। ठीक है, अब इसमें इसने क्या किया, rather than storing them in an array, उसने उन्हें एक पर्टिकुलर वेरिएबल दैट इज x उसमें स्टोर कर लिया। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे ये ऐसा कैसे हुआ, एक लूप आई पे चल रही है, एक जे पे चल रही है। ठीक है, जो आई की पीडीएफ में चल रही है क्या, पीडीएफ में देख रहे हैं क्या? हाँ पीडीएफ में जो कोड है ना उसमें। तो अब इसने क्या किया, जैसे सपोज हमने फर्स्ट सम लिया विच इज 7, तो 7 को हमने देखा कि 7 x हो गया हमारा, यानी कि उस 7 को हमने x में स्टोर कर दिया। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब जो लूप का सेकेंड साइकिल चलेगा, तो फिर जो नेक्स्ट सम आएगा उसको x में स्टोर कर देंगे। ये इन्होंने इसलिए किया ताकि हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर सकें, ताकि हमें एक पूरे एरे की जरूरत फिर से ना पड़े, राइट? हाँ, ये चीज समझ में आ रही है कि इसमें स्पेस जो है वो कम लग रहा है क्योंकि हम बाद वाली चीजों को एरे में स्टोर नहीं कर रहे। Yes. एक थोड़ा मुझे अप्रोच का डाउट था, एक और एग्जांपल ले सकते हैं क्या इसमें? हाँ अभी एक और एग्जांपल लेके कर लेंगे अगर अंतिम होगी तो। हाँ, तो अब इन्होंने क्या किया, बेसिकली इन्होंने कंपेयर किया कि जो हमारा क्यू डॉट टॉप है, यानी कि जो हमारा प्रायोरिटी क्यू था क्यू, उसके जो टॉप पे एलिमेंट है, यानी कि रूट ऑफ आवर मिन हीप, वो अगर छोटा है एक्स से, तो फिर हमने उसको पॉप कर दिया ऊपर वाले को और एक्स पुश कर दिया। हाँ एग्जैक्टली, हमने उस प्रायोरिटी क्यू में एक्स को पुश कर दिया, जिससे कि क्या होगा, फिर वो खुद फिर से अपने आप को एक मिन हीप में चेंज करेगा और फिर से मिनिमम एलिमेंट टॉप पे आ जाएगा, और लास्ट में हमने रिटर्न कर दिया क्यू डॉट टॉप। ठीक है, अब हम इसका एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। हाँ, एग्जांपल मैं बताता हूँ। कौन सी स्लाइड पे लिख रहे हैं? लास्ट फ्रेम पे आ जाओ, 5th फ्रेम पे। 5th पे? ठीक है, उसमें लिखो -1 -1 -3 -3 5 5 -2 और 4। -2, हम 4 का ले सकते हैं, क्योंकि 5 का बहुत लेंथी चल जाएगा। ठीक है, फिर 4 का ले लो। मैं एक बार फिर से बढ़ाना चाहूँ, कंडीशन बहुत इंक्रीज कर जाती हैं, लाइक 3 से अगर 4 पे भी जाते हैं तो बहुत बढ़ जाती है। हाँ, तो देखो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें निकालना, बट हमें 6th लार्जेस्ट एलिमेंट है। 6th लार्जेस्ट एलिमेंट, हाँ ठीक है, नो इशू, यहाँ लिख लेते हैं 6th लार्जेस्ट होना चाहिए। ओके, ठीक है, अभी हम जब यहाँ से सम करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो हमारे प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट्स जाएंगे, हम सबसे पहले वो देखते हैं कि कौन से जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जाएगा, हाँ सबसे पहले जाएगा -1, क्योंकि -1 के लिए ऐड हुआ, उसके बाद -1 के साथ -3 ऐड हुआ, यानी कि -4 आ गया, उसके बाद -4 में 5 ऐड हुआ, यानी कि 1, और उसके बाद 1 में फिर -2 ऐड हुआ, यानी -1। ये सारे एलिमेंट्स हमारे प्रायोरिटी क्यू में एंटर हुए। हाँ। अब हम इसके अलावा और सारी कंडीशंस निकाल लेते हैं कि और कौन से सम के कंडीशंस बनते हैं। तो हम -3 से चालू करेंगे, -3 आएगा सबसे पहले, फिर -3 + 5 विच इज 2, फिर 2 - 2 विच इज 0। ये समझ आया? हाँ, ये समझ में आ गया। उसके बाद 5 पे गए तो पहले 5 खुद, फिर 5 - 2 3, और फिर आखिरी में -2। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हमारे बाकी बच गए। तो ये वही 10 केसेस फिर से आ गए हमारे पास। अब ये सारे एलिमेंट हमारे हैं प्रायोरिटी क्यू के अंदर, तो मतलब फिलहाल इसमें टॉप पे कौन सा एलिमेंट रहेगा? -4। हाँ, -4 रहेगा। अब हमने यहाँ से कंपैरिजन स्टार्ट किया। ठीक है, हम एक बार यहाँ पे अपना प्रायोरिटी क्यू लिख जाएंगे, ठीक है, जो हम स्विच करेंगे।
हमने देखा -4, फिर कंपैरिजन किया -3 से, तो हमने देखा, हाँ, तो हमने देखा कि -3 -4 से बड़ा है, तो यानी कि प्रायोरिटी क्यू में -3 आ जाएगा। तो अब हमारा प्रायोरिटी क्यू क्या हो गया, -3, -1, -1 और 1, ये हमारा प्रायोरिटी क्यू आ गया जब हमने -3 से कंपैरिजन किया उसके बाद। ठीक, अब हमारे टॉप पे फिलहाल -3 है, तो हमने उसको 2 से कंपेयर किया। जब 2 से कंपेयर किया तो -3 की जगह 2 आ जाएगा। जब हमने 2 को प्रायोरिटी क्यू में डाला तो वो फिर से खुद को एक मिन हीप में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से -1 टॉप पे आ जाएगा। जो चीजें लिखी जा रही है विजिबल नहीं है, या तो डो नहीं हो रही है या विजिबल ही नहीं है। विजिबल नहीं है, मैं यहाँ पे टेक्स्ट में टाइप कर रही हूँ। एंटर होने के बाद ही आती है ना क्योंकि चीजें, ये दिक्कत है। ऐसा तो हाँ, पूरा टेस्ट केस निकल जाएगा और फिर कुछ भी नहीं दिखेगा। अभी जो मैंने लिखे हैं 2 प्रायोरिटी क्यू लिखे हैं वो विजिबल है, हाँ वो -1, -1 और 2। हाँ ये दोनों। हाँ मैं यही लिख रही हूँ, मैंने और कुछ पेन से टाइप नहीं किया। ये अब हमने यहाँ तक कंपैरिजन कर लिया, यानी कि हमारे यहाँ से -3 को हम कर चुके हैं, 2 को कर चुके हैं। अब नेक्स्ट आया 0। अब हमने 0 को देखा, सिंस हमारी एक मिस्टेक हुई यहाँ पे, तो हमें 6 का लेना था, सिंस हम 6 लार्जेस्ट देख रहे थे ना, पॉइंट आउट नहीं किया तुमने भी कि 6 लार्जेस्ट ले रहे हैं, तो 6 एलिमेंट्स का मुझे दिख ही नहीं रहा था, मैंने बोला तो कि मुझे दिख ही नहीं रहा क्या चल रहा है। कोई इशू है, सबके साथ इशू है। जैम्बो ऐसा होता है कि जैम्पर में एंटर करने के बाद दिखता है, जब तक तुम एंटर नहीं करोगे टेक्स्ट बॉक्स को वो सिर्फ तुम्हें ही दिख रहा है। ओके, तो हम फिर से करते हैं इसे। ओके, अभी हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास 4 एलिमेंट्स तो ऑलरेडी हैं, -1, -4, 1 और -1, राइट, ये ऑलरेडी हैं। तो हम इसमें से 2 एलिमेंट्स और ले लेंगे, इसके फर्स्ट 2 एलिमेंट्स, और हम इनको एंटर करा देंगे प्रायोरिटी क्यू के अंदर। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब प्रायोरिटी क्यू हमारा क्या हो जाएगा, मैं इसमें जल्दी टाइप करती हूँ ताकि दिख जाए। और उनसे बड़े वाले नंबर को हम इंक्लूड करते जा रहे हैं, इसका मतलब जो बड़े वाले 6 नंबर हैं वो पक्का हम इंक्लूड कर लेंगे, और जब हम सबसे ऊपर वाला ले लेंगे तो हमें छठा सबसे बड़ा नंबर मिल जाएगा। देखो प्रायोरिटी क्यू विजिबल हो गया ना, -1, -4, 1, -1, -3 और 2 ये एलिमेंट्स हैं हमारे जो हमारे प्रायोरिटी क्यू में एंटर होंगे। ठीक है, सिंस हमें 6 लार्जेस्ट चाहिए तो हमें 6 नंबर्स का प्रायोरिटी क्यू बनाना होगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम अभी कंपैरिजन कर रहे थे, हम ऐसे इसमें कंपैरिजन करते जाएंगे। लाइक अगर हम अभी करंट सिनेरियो आगे चल सकते हैं, अब हम आ गया ना समझ कि इसमें -4 टॉप पे रहेगा, फिर -4 को फर्दर कंपेयर करते जाएंगे। बिल्कुल। तो आखिरी में हमारे पास सारे लार्जेस्ट एलिमेंट्स जो हैं वो मिन हीप में मिल जाएंगे, और मिन हीप का रूट देखेंगे तो सबसे छोटा एलिमेंट हमें मिल जाएगा, यानी कि 6 लार्जेस्ट। बिल्कुल, ये पूरा समझ में आ गया। चलो ग्रेट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रीअरेंजमेंट ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग सच दैट नो 2 एडजेसेंट आर सेम। सो ये सिंस काफी कॉमन क्वेश्चन है, इस पे जाने से पहले एक बार सब चैट में रिस्पॉन्ड कर दो वेदर एवरीबॉडी हैज गॉट इट। अभी तक के 2 क्वेश्चंस, या किसी को कोई भी डाउट है या कोई भी एग्जाम्पल और कंसिडर करना है तो हम कर लेंगे। एक बार 0 और 1 में रिस्पॉन्ड कर दो। ओके ग्रेट, साहिल क्लियर है? वैसे तुम काफी लेट आए, आई एम नॉट श्योर पूरा सुना या नहीं। स्टिल अगर कोई डाउट आए तो इंटरप्ट कर देना, नो इशू। ओके, तो नेक्स्ट है रीअरेंज ऑल कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग सच दैट नो 2 एडजेसेंट आर सेम। अब इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, पीडीएफ ओपन कर लो लोकेश। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल दिया है इसमें AABC, तो बेसिकली इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि हमारी लेटर्स की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कि जो भी लेटर सबसे ज्यादा बार आ रहा है हमें सबसे ज्यादा ध्यान उस पर देना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली वही लेटर है जो एक दूसरे के एडजेसेंट में आने के चांसेस होते हैं। तो बेसिकली ये पूरा जो क्वेश्चन है ये 2 चीजों के अराउंड रिवॉल्व करता है। एक तो कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आती है,
और सेकेंडली कि हम उस फ्रीक्वेंसी को कंसिडर करते हुए उसकी प्लेसमेंट किस तरीके से करते हैं। ये दो चीजें हैं जो हमें कंसिडरेशन में रखनी पड़ेंगी। तो एक बार चैप्टर पे आओ, फ्रेम 4। फ्रेम 4 ये के ए बी टी वाला। हाँ, सपोज हमारा गिवन स्ट्रिंग ये है ट्रिपल के देन ए बी एंड 2 टाइम्स टी। ठीक है, अब मैंने इसके यहाँ पे 3 कंडीशंस बनाई हैं। इनमें जैसे फर्स्ट जो कंडीशन है वो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से एकदम सही है, क्योंकि इसमें ना तो के एक दूसरे के एडजेसेंट है ना टी है। ए और बी तो डेफिनेटली अलग हैं, तो उनका तो एडजेसेंसी का कोई केस आता ही नहीं है। अगर बहुत सारे आंसर पॉसिबल है तो कोई भी आंसर बता देना है, हमें वो वैलिड है या सारे मतलब हाँ, नहीं कोई एक आंसर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम ये कंसिडर करें कि हमारा जो आंसर हो वो वन ऑफ द परम्यूटेशन होना चाहिए, ये नहीं कि हमें सारी देनी है। हम उसका भी डेफिनेटली कर सकते हैं, बस उसमें सिर्फ हमें वो लूप मल्टीपल टाइम्स रन करनी पड़ेगी। हाँ, तो जो थर्ड कंडीशन है उसमें भी अच्छे से सेटिस्फाई हो रहा है, बट जो सेकंड कंडीशन है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उसमें के बीच में 2 बार इकट्ठा है। राइट। तो इस क्वेश्चन का बेसिक अप्रोच क्या है, मैं एक बार वो एक्सप्लेन करती हूँ कि सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं सारे लेटर्स की। अब फ्रीक्वेंसी हम काउंट किस तरीके से करते हैं कि हम ये देखते हैं कि एक कैरेक्टर पूरी स्ट्रिंग के एंड तक टोटल कितनी बारी आ रहा है और उसको एक वेरिएबल में स्टोर करते जाते हैं। तो इसमें हम एक डिफरेंट चीज यूज कर रहे हैं, वो ये यूज कर रहे हैं कि हम एक प्रायोरिटी क्यू के अंदर उस फ्रीक्वेंसी को अलोंग विद द की क्या है कि वो अल्फाबेट क्या है, दोनों चीजों को इकट्ठे प्रायोरिटी क्यू में स्टोर कर रहे हैं, जिससे कि क्या हो, जो प्रायोरिटी क्यू हीप क्रिएट करता है ना, लाइक मिन हीप है या मैक्स हीप है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमने प्रायोरिटी क्यू को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया, वो रन तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे करेगा, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी आइडेंटिफाई करता रहेगा कि कौन सा लेटर है। ठीक है, मुझे ये समझ हाँ एक बार दोबारा से बता दो कि अल्फाबेट और उसकी फ्रीक्वेंसी को किस फॉर्मेट में स्टोर किया है। हाँ, क्या करा हमने, जैसे नॉर्मली हम प्रायोरिटी क्यू में एक वैल्यू एंटर कराते हैं, लाइक हमने सम एंटर कराया लास्ट क्वेश्चन हमने किया उसमें। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये जो 3, 2, 1 और 1 है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसीज हैं सारे अल्फाबेट्स की, ये तो डेफिनेटली स्टोर हो ही रही हैं, बट इनके साथ साथ इनके जो इनिशियल्स हैं, जैसे इसमें फर्स्ट में के हो गया, देन टी आ गया 2 बार। ठीक है, तो मतलब साथ में फ्रीक्वेंसी के वो एक और अल्फाबेट को स्टोर कर लेता है, उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, मतलब जो मिन हीप रन करता है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही करता है, लेकिन वो उस अल्फाबेट को साथ में स्टोर कर लेता है, ताकि जब हम उस अल्फाबेट को आउटपुट लेना बाद में, तो वो डायरेक्टली उसके की को एक्सेस कर ले और उस की को आउटपुट दे दे, यानी कि हमें फिर से ना देखना पड़े कि वो कौन सा नंबर था जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 थी और फिर उसको प्रिंट करें। उस चीज को इजी करने के लिए बेसिकली हम ये कर रहे हैं। तो फर्स्टली इसमें होता क्या है, ये सबसे पहले एक मैक्स हीप की तरह इसको रन करता है प्रायोरिटी क्यू इसमें। ठीक है, तो इसने ये देखा कि मैक्स हीप के टॉप पे फिलहाल 3 है। ठीक है, तो ये सबसे पहले एक के को प्रिंट कर देगा। के जैसा लग रहा है। अरे हाँ बिल्कुल, बोलने से भी समझ में। तो इसने के को प्रिंट किया। अब ये फर्दर क्या करेगा, जो के की फ्रीक्वेंसी है जो पहले 3 थी, अब उसको घटा के 2 कर देगा। ठीक है, एंड सेकेंडली उसको 2 करने के अलावा उसको टेम्पररीली प्रायोरिटी क्यू से बाहर कर देगा, ताकि जो नेक्स्ट टाइम हम दूसरा नंबर जो दूसरा कैरेक्टर प्रिंट करें उसमें ये के कंसिडर ना हो। अब ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें 2 कैरेक्टर एडजेसेंट नहीं चाहिए, राइट। हम आगे वाला ले लेते डायरेक्ट, जिसकी फ्रीक्वेंसी उससे कम है वो। सपोज अगर हम पहले ए प्रिंट कर लेते, ठीक है, लाइक हमने यहाँ किया। सपोज अगर हम इसे मैक्स हीप नहीं लेते, अगर हम मिन हीप लेते, ठीक है, एक बार तुम्हारी चीज को कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले चलो ठीक है, चलो करो। हाँ, मतलब जैसे हमने इसमें के प्रिंट कराया, अगर कोई भी डाउट हो तो बोल देना बीच में, एक बार जस्ट मुझे एक बार पूरा एक्सप्लेन करने दो, अगर नहीं समझ आए तो पूछ लेना। ठीक है।
हमने यहाँ पे एक के प्रिंट कराया। अब ये क्या करेगा, इस के को टेम्पररीली प्रायोरिटी क्यू से बाहर निकाल देगा और इसको नेक्स्ट आइटरेशन में कंसिडर नहीं करेगा। उसके बाद क्या होगा, जब ये प्रायोरिटी क्यू से बाहर चला गया तो अंदर रह गया 2, 1 और 1। अब ये जिसकी वैल्यू 2 है उसको प्रिंट कर देगा, यानी कि अब यहाँ पे टी आ जाएगा। अब क्या होगा, के तो बैक इन द गेम, के फिर से आ गया प्रायोरिटी क्यू में विद द वैल्यू 2, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी हमने रिड्यूस कर दी थी 3 से 2 पे। लेकिन अब हमारा जो टी था वो बाहर हो गया फॉर टेम्परेरी बेसिस, क्योंकि अभी अभी हमने टी प्रिंट किया, तो अब टी हमारी नेक्स्ट आइटरेशन में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि अभी के लिए टी इज आउट। अब हमारे पास प्रायोरिटी क्यू में क्या बचा, के विद फ्रीक्वेंसी 2, ए विद फ्रीक्वेंसी 1 एंड बी विद फ्रीक्वेंसी 1। तो अब ये फिर से मैक्स हीप की तरह रन करा, तो अब ये फिर से एक के को एंटर करा देगा, ये आया के। ठीक है, अब क्या होगा, ये बाहर हो जाएगा फॉर टेम्पररी बेसिस और हमारा जो टी था वो वापस से अंदर आ जाएगा। नाउ सिंस तीनों की वैल्यू सेम है, तो मतलब कोई एलिमेंट पेरेंट की तरह हो सकता है और कोई भी नीचे हो सकता है और कोई भी ऊपर हो सकता है। ये चीज समझ में आ रही है, क्योंकि तीनों की वैल्यू 1 है, तो यू डोंट नो ना कि कौन सा एलिमेंट टॉप पे हो, राइट। अगर हमने ये कंडीशन ना लगाई होती कि जिस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी हमने रिड्यूस करी है उसको हमने बाहर नहीं निकाला होता, तो अब क्या होता कि बाय चांस जैसे वो प्रायोरिटी क्यू में एंटर करा, अगर टी ही होता टॉप पे तो टी के जस्ट बाद फिर से टी ही प्रिंट हो जाता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के हिसाब से तो इट इज गोइंग करेक्ट। उसने फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस भी करा, प्रायोरिटी क्यू को फिर से देखा भी, लेकिन स्टिल टी ही प्रिंट हो गया। तो सिर्फ इसी कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम एक टेम्परेरी बेसिस पे उसे बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ ये टेम्परेरी बाहर निकालना समझ में आ गया। हाँ, तो अब जब हम इसे बाहर निकालेंगे तो अब अगर तो टॉप पे ए हुआ सपोज, तो यहाँ ए प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी कि कहीं फ्रीक्वेंसी अगर 0 हो गई तो फिर बस उसको कंसिडर नहीं करना हमें, क्योंकि 0 फ्रीक्वेंसी वाले को तो फिर हम प्रिंट नहीं कर सकते ना स्ट्रिंग में। तो अब यहाँ पे हमारा ए आ गया, उसके बाद सपोज सी होता, सी आ जाता और फिर बी आ जाता। अब ये तो हमारी वो कंडीशन थी कि जब ये पॉसिबल था कि हम इस स्ट्रिंग को बना सकते थे विदाउट एनी 2 लेटर्स कमिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। बट कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मैंने पीडीएफ में एक एग्जांपल मेंशन किया है, जो थर्ड एग्जांपल है कि 4 टाइम्स ए है और एक बी और एक सी। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कभी तो 2 ए बराबर आएंगे। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम एंड में एक कंडीशन लगाते हैं कि जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है जो ओरिजिनली थी, प्लस जो हमारी प्रायोरिटी क्यू के हिसाब से जो हमने पूरा इम्प्लीमेंट किया, और फिर जो लेंथ आई वो इक्वल होनी चाहिए। विच मीन्स कि अगर मैं इसे भी प्रायोरिटी क्यू में डालती हूँ ना, 4 टाइम्स ए देन बी और सी, इनकी फ्रीक्वेंसी काउंट करी पहले मैंने 4, 1 and 1, और फिर इनको प्रायोरिटी क्यू में डाला, तब भी वो वर्क तो करेगा, डेफिनेटली करेगा, लेकिन तब हमारी कंडीशन वायलेट हो जाएगी। यानी कि जब उसने ये देखा कि भाई ए तो प्रायोरिटी क्यू से बाहर हो गया फॉर टेम्पररी बेसिस, तो उसने एक बार बी प्रिंट किया, देन ए इज बैक ऑन ट्रैक, तो फिर एक बार ए प्रिंट किया। बट एंड में क्या होगा, 2 टाइम्स ए तो रह जाएंगे लेकिन वो कंसिडर नहीं किया जाएंगे, क्योंकि अगर हमने एक ए प्रिंट किया है तो हम नेक्स्ट आइटरेशन में उस ए को कंसिडर नहीं कर रहे, राइट। ये कंडीशन हमने लगाई है पहले से ही। तो अब क्या होगा, स्ट्रिंग तो अभी भी जनरेट होगा, लेकिन उस स्ट्रिंग की लेंथ हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग लेंथ से छोटी होगी। ये चीज समझ में आ रही है, छोटी क्यों होगी? हाँ समझ में आ गई। आखिरी में वो 2 बच गए। अब हम हाँ डालने के लिए हमने जब चेक किया तो उसके अंदर कुछ था ही नहीं, और जो खुद था वो बाहर था। हाँ, तो इसी वजह से लास्ट में एक ये कंडीशन जरूर मेंशन करनी होती है कि जो हमारी लेंथ है स्ट्रिंग की वो ओरिजिनल लेंथ से इक्वल हो। ठीक है, एग्जैक्टली यही चीज जो मैंने अभी पूरी एक्सप्लेन करी है, यही अप्रोच में मेंशन्ड है, और बिल्कुल इसी वे में ये पूरा का पूरा कोड मेंशन्ड है। मैं इस कोड में एक ये लाइन एक्सप्लेन करूंगी, जो लाइन नंबर 12 है ना कोड में, बूल ऑपरेटर, कांस्टेंट की एंड के, ये बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन है उस चीज की जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रही थी, कि इसमें इसने क्या करा, फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर लिया और एक की ले ली के, जिसमें इसने वो कैरेक्टर स्टोर करा
जो कैरेक्टर की एक्चुअली वैल्यू है कि वो ए है, बी है, सी है, डिपेंडिंग अपॉन दी ASCII वैल्यू। ठीक है, ये बेसिकली वो इम्प्लीमेंटेशन होता है। बाकी अगर जब STL या फिर प्रायोरिटी क्यू डिटेल में करोगे तो उसमें ये पूरा एग्जैक्टली डिटेल में भी आता है, बट वैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से करते हैं जो इसमें प्रॉपर फ्रॉम कोड लाइन नंबर 12 to 15 मेंशन है। वैसे 12 to 15 समझ नहीं आया। और दूसरा वो भी है कि वो कहाँ है जब हम टेम्परेरी चीजों को रिमूव कर रहे हैं? वो तो नीचे है ना, दोबारा ये तो enter सिर्फ करना। ये इसमें सिर्फ ये किया कि एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें दो वेरिएबल्स दिए, एक तो कैरेक्टर और एक और एक फ्रीक्वेंसी। frequency। हाँ, हाँ। और उन दोनों को एक प्रायोरिटी क्यू में एंटर कराने के लिए यहाँ पे ये पर्टिकुलर एक्चुअली ये सिंटैक्स होता है जिस तरीके से हम एक प्रायोरिटी क्यू में दो ऑब्जेक्ट्स को एंटर करा सकते हैं। दिस इज एक्चुअली सिंटैक्स ऑफ प्रायोरिटी क्यू। अब इसके बाद अगर नीचे देखोगे ना, जो तुम पूछ रहे हो वो मैं बताती हूँ। कम टू लाइन नंबर 42, इसमें ये किया कि प्रीवियस की वैल्यू -1 कर दी और हैश कर दिया। इसमें इसने हैश को वो कैरेक्टर माना है जो एक बारी के लिए हमारा प्रायोरिटी क्यू नल मानेगा और उसको कंसिडर ही नहीं करेगा, और हर बार ये उस प्रीवियस को लूप में इंक्रीमेंट करता रहेगा। मतलब जैसे मैंने कैरेक्टर की वैल्यू ही चेंज कर दी कि अब कैरेक्टर की वैल्यू हैश आई है तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ मतलब टेम्परेरी रिमूव करने का मतलब ये है। अब हैश को दोबारा कैरेक्टर से रिप्लेस कहाँ किया? हमने जब की प्रीवियस को हैश कर दिया, उसके बाद जब लूप रीरन करेगी तो फिर वो प्रीवियस भी तो बदल जाएगा ना। ये चीज समझ रहे हो? जब हमने एक बार उस लूप को रन किया तो हमारा जो एलिमेंट प्रीवियसली प्रिंट हुआ था उसको हमने हैश स्टोर किया था, लेकिन जब हम आगे गए फिर से लूप रन करी, उससे पहले हमने फ्रीक्वेंसी को डिक्रीमेंट किया ना 1 से। ऊपर देखो क्या किया हमने, फॉर i 0 to n, इसमें जब हमने काउंट किया, हाँ 0 से n तक काउंट किया। जस्ट ये देखो लास्ट में क्या किया, मेक द करंट कैरेक्टर एज द प्रीवियस कैरेक्टर, डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी बाय 1। जो प्रीवियस कैरेक्टर है उसके बाद हमने उसको k कर दिया, यानी कि जो नेक्स्ट कैरेक्टर है अब उसको प्रीवियस बना दिया। समझ रहे हो? जो प्रेजेंट कैरेक्टर हमारा अभी है वो नेक्स्ट आइटरेशन के लिए प्रीवियस बन जाएगा ना। तो ये बेसिकली उस वे में मूव कर रहा है। मैं खुद समझूंगा ये। हाँ मुझे ये क्लियर नहीं है कि दोबारा कहाँ रिप्लेस हो गया। ये कोड का अप्रोच जो है ना उसको एक बार फिर से रीड करके और फिर पूरा कोड देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। हाँ अप्रोच क्लियर, कोड मैच करना पड़ेगा। हाँ, अब जो सेकंड अप्रोच है उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाकी उसके कोड में इतना कुछ नहीं है क्योंकि उसमें हीप्स नहीं यूज हो रहा है। उसमें हम क्या कर रहे हैं ना, जैसे हमने एक स्ट्रिंग लिया, उसकी लेंथ निकाल ली कि कितनी है, फिर हमने ये किया कि जिस भी कैरेक्टर की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको हमने सारी इवन प्लेसेस में डाल दिया। ठीक है, यानी कि सपोज अगर हमारा 6 लेंथ का है स्ट्रिंग, तो हमने उसमें जितनी भी इवन प्लेसेस हो गई ना उसमें हमने वो ए को ऐड करा दिया। जैसे सबसे ज्यादा 3 बार सपोज ए आ रहा है तो उन सारी इवन प्लेसेस में डाल दिया, और बाद में जो बचे हुए कैरेक्टर्स हैं उनको सारे ऑड प्लेसेस में डाल दिया। तो इससे होगा कि कोई भी 2 एलिमेंट्स इकट्ठे तो आ ही नहीं पाएंगे क्योंकि सबके बीच में एक बार ए आ गया। तो ये बेसिकली बहुत ज्यादा, इस अप्रोच में प्रॉब्लम ये है कि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती है क्योंकि हम हर कैरेक्टर की सब पहले तो इनिशियली फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, उसके बाद फिर हम हर पोजीशन पे जा रहे हैं कि वहां पे हमें कौन सा एलिमेंट डालना है। तो इसीलिए हम ये अप्रोच को प्रेफर नहीं करते। हम हीप वाली अप्रोच को इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n से हट के log n आ जाती है। ठीक है, ठीक है। और अब इससे आगे साहिल टेक ओवर करेगा। साहिल हाँ हाँ कर लो स्टार्ट। ठीक है, बिलो के आगे चलते हैं। तो एक हमने कल सम किया था जिसमें हमने एक मीडियन का सम किया था, जिसमें जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, रनिंग इंटीजर से हमका मीडियन निकालना था, है ना? हाँ किया था वो समझ में आ गया था पूरा कंप्लीट। क्योंकि एक सम और है, प्रॉब्लम ऐसी एक और है जो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है तो पहले तो वो मैं पूछ रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया था, नहीं आ गया था? हाँ वो समझ में आ गया था। ठीक है भाई, चलो आगे चलते। तो जो अगला क्वेश्चन है
पहले तो पीडीएफ पे आ जाओ, वहाँ पे डिस्कस करते हैं, उसके बाद जैम बोर्ड पे मैं समझा देता हूँ। ठीक है ठीक है। ठीक है। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है सम ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन kth एंड kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो मतलब kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट के जो बीच में एलिमेंट्स हैं उनका हमें सम निकालना है। जैसे कि अगर एग्जांपल लूं मैं, और दूसरी बात, इसमें जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गई कि एक एरे मिलेगा हमें इनपुट में, उस एरे में जो है K1 मतलब K1 जो इंडेक्स है उसके रिगार्डिंग एक स्मॉलेस्ट मतलब एलिमेंट होगा, और एक K2th इंडेक्स होगा उसके रिगार्डिंग एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। उन दोनों के बीच के जो एलिमेंट्स होंगे उनका सम हमें प्रिंट करना है। ठीक है, अच्छा, सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट है। ठीक है, एक बार जैम बोर्ड पे आ जाओ, जैम बोर्ड पे आ जाओ एक बारी। ठीक है, हाँ आ गया। एक मिनट रखो, मेरे को पेन सेलेक्ट। हाँ, तो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम 70 क्या 6 नंबर पेज पे आ जाओ। आ गए? हाँ 6 पे आ गए। जैसे एग्जांपल लेते हैं जो हमें वहां पर दे रखा है 20, मैं बोलता हूँ वहां से 28 22 22 4 4 12 12 10 14 10 14 K1 की वैल्यू है 3, K2 की वैल्यू है 6। K1 की वैल्यू है 3, K2 की वैल्यू है 6। ठीक। तो अब हमें करना क्या है इसमें कि थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ठीक है, इस एरे के अंदर थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट और जो सिक्स्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उनके उसके बीच में जो नंबर्स हैं उनका सम करके हमें रिटर्न करना है। जैसे अगर मैं इस एरे को सॉल्व कर दूं एक बारी तो हमें इजिली पता चल जाएगा कि इसके अंदर स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो पहले आएगा 4, उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12, 14, उसके बाद 14, 20 and 22। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारा ये हो गया, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ हमारा ये हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का सम जो आएगा वो हमारा आंसर होगा, मतलब 14 + 12 26 जो होगा वो हमारा आंसर होगा। सिर्फ बीच वाले लेने हैं, ये एज वाले नहीं लेने। अच्छा, इनके बीच वाले। हाँ, ये एक्सीडेंटल जो हमें दिया जाएगा के की वैल्यू वो इंक्लूड नहीं करनी, जो उनके बीच में नंबर्स हैं, बिटवीन नंबर सम के जो बीच में है वो इंक्लूड करने हमें और उनका सम प्रिंट करना है। ठीक है, ठीक ठीक है। तो एक अप्रोच तो मैंने अभी डिस्कस ही कर दी कि सॉर्ट कर लो एरे को। ठीक है, शॉर्ट कर लो। हाँ, उसके बाद K1 पे चलेगा क्योंकि डिस्टेंट एलिमेंट्स हैं, तो K1 के लिए जाओ, K2 के लिए जाओ, K2 के लिए K2 माइनस कर देना, तो उसमें क्या होगा कि हम उससे पिछले वाले जो एलिमेंट होंगे उनको पॉइंट कर रहे होंगे और उनका सम करो और उसको प्रिंट कर दो, सिंपल। अगर ये भी नहीं करना तो एक्यूमुलेट एक फंक्शन होता है एसक्यूएल के अंदर, एक्यूमुलेट, उसको अपना एरे पास करो, स्टार्ट इंडेक्स पास करो, एंड इंडेक्स पास कर दो, वो आपको सम ला के दे देगा, जैसे उसमें कोड में कर रखा है इन्होंने। यह एक्यूमुलेट क्या करता है? मतलब एक्यूमुलेट फंक्शन, ये एक्यूमुलेट फंक्शन आपको सम रिटर्न कर देता है। ये जो हमने पास कर रखा है, ये क्या पास कर रखा है? स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स और एक सम की वैल्यू, जो इनिशियली कुछ वैल्यू थी ना सम की जो 0 थी, ठीक है, जो हमने रिजल्ट क्रिएट करना है अपने लिए सम के रिगार्डिंग, वो 0 थी। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हमने 0 पास कर दिया उसके रिगार्डिंग। तो अब जो एक्यूमुलेट फंक्शन है वो अपने आप स्टार्ट इंडेक्स लेगा, एंड इंडेक्स लेगा एरे के अंदर, क्योंकि हमने सॉर्ट कर दिया है तो सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं वैसे भी, तो इसमें कोई मतलब ऐसी प्रॉब्लम होगी नहीं कि मतलब हम सेम ही एलिमेंट है कोई तो उसमें डिस्टिंक्ट है, इसलिए है ना। तो अब उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके सम को मतलब वो ऐड करके प्रिंट कर देगा, मतलब रिटर्न कर देगा। ठीक है, ओके, ये समझ में आया। हाँ, एक्यूमुलेट जो होता है वो एसक्यूएल के अंदर डिफाइंड है, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के अंदर। और अगर आपको सिंपल तरीके से करना है तो जो बताई रखा है इन्होंने फॉर लूप का यूज करके सिंपल K1 से स्टार्ट करो, क्योंकि K1 जो एक है एलिमेंट, जैसे हमारा इसमें थर्ड एलिमेंट था, वहां से स्टार्ट करो
और K2 -1 तक जाओ और वहां तक के जितने भी एलिमेंट्स उनका सम कर कोई रिजल्ट में स्टोर कर लो, उसको मतलब रिटर्न कर दो। अगर फंक्शन इंटीजर टाइप रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न, अदरवाइज वॉइड, ठीक है, प्रिंट कर दो उसके। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो था हमारा सिंपल सॉर्ट करने का। इसमें n log n हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, क्योंकि हम सिंपल एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगा रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं, इसके बाद सम कर रहे हैं कुछ नंबर्स का। ठीक है। हाँ। हम चलते हैं मिन हीप। जो सेकंड अप्रोच है वो है मिन हीप का यूज करके, उसमें देखना, उसमें जो है अच्छी अप्रोच है ये। तो पेज नंबर 7 पे आ जाओ एक बार आप। K1 टाइम तक ऊपर वाला रूट एलिमेंट निकाल लिया, फिर मतलब जो डिफरेंस था बीच वाला उतने टाइम तक फिर निकाला, उसको ऐड करके। हाँ, एक बार आओ वहाँ पर, अगले पेज पे आओ तो मैं बताता हूँ इसमें अच्छा मतलब ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। मतलब ठीक है, इजी है दोनों अप्रोच। पहले भी इजी थी जो आपने सॉर्टिंग की थी वो भी अच्छी है, मतलब ये भी ये भी है ना। तो 70 सेम ईयर ले लेते हैं, ठीक है। इसको सॉर्ट करें या फिर लेते हैं कोई 10, 2, 50, ये ले लेते हैं। हम करेंगे क्या इसमें, हम करेंगे ये कि पहले हम सारे एलिमेंट्स को एक हीप के अंदर डाल देंगे, जो कि मिनिमम हीप होगा, मतलब मिन हीप होगा। तो मिन हीप का प्रॉपर्टी क्या होती है कि मिन हीप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब जितने भी मिनिमम एलिमेंट्स होंगे, वो जो है एक मिनिमम जो होगा सर्टेन मिनिमम एलिमेंट, वो टॉप पे लाई करेगा, मतलब रूट पे लाई करेगा। उसके बाद उसके जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो हो जाते हैं इसमें, है ना, एंटर। जैसे टॉप पे मिनिमम, उसके बाद उसके जो उससे बड़े होंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, करेक्ट, ठीक। अब हम करेंगे क्या चीज में, तो हम करेंगे ये कि जो के एलिमेंट्स है, फर्स्ट के एलिमेंट्स को हीप से रिमूव करवा देंगे। तो जब रिमूव करवा रहे होंगे तो हम सिंपल प्रॉपर्टी है कि वो लास्ट एलिमेंट को मतलब आगे रिप्लेस स्वैप करके ही रिमूव करते हैं। जैसे अब इसको हम जो जैम बोर्ड पे है वहीं पे आ जाओ, वहीं पे करते हैं इसको हीप में कन्वर्ट। ठीक है, तो अब ये हमारा 10 है ये, ठीक है, इसको हीप में डालते हैं। ठीक है, ठीक, एक मेन हीप के अंदर डालते हैं। तो चलो बताओ फिर, पहले 10 जाएगा। ठीक है, एग्जांपल कहाँ लिखा हुआ? 7 नंबर पेज पे जैम बोर्ड में। हाँ ठीक है, ठीक है, 10 डाला। अब इसके बाद 2 आएगा। हाँ 2 आ गया। अब ये अब देखते रहना कि मिन हीप कैसे चेक हो रहा है पूरा। ठीक है, तो ये क्या चेक करेगा कि भाई मिन हीप में तो सबसे ऊपर मिनिमम एलिमेंट रहेगा, तो स्वैप कर देगा ये इसको। तो ये 2 और यहाँ पर 10। ठीक है, फिर 50 अब 50 आएगा। 50 के केस में फिर दोबारा सेम काम होगा। हम चेक करेंगे कि उसकी प्रायोरिटी जो है, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन नहीं होनी चाहिए। तो 50 जो इसके नीचे आ जाएगा मतलब। और हम फिल जो करते हैं वो कैसे करते हैं, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ठीक है। तो अब उसके बाद 12 आएगा, तो 12 हम ऐड कर देंगे 10 के नीचे। ठीक है, सही है इतना यहाँ तक? ठीक है, ये सही बन रहा है? हाँ बिल्कुल सही बन रहा है, बिल्कुल ठीक बन रहा है। अब उसके बाद 4 आएगा, तो 4 को जब हम डालेंगे 4 के राइट में, तो 4 की प्रायोरिटी जो है वो, मतलब 4 का जो वैल्यू है वो 10 से कम है। तो ये हमारा क्या होगा, अब CP5 होगा। अब CP5 केस में क्या होगा, अब जहाँ पर 10 है वहां पर 4 आ जाएगा, मतलब 2, 4 50 और 10 हमारे नीचे आ जाएगा और 12। ठीक है, और इस साइड हमारा 50 था ही। हाँ ठीक, तो हमने कहाँ तक ले लिया, 4 तक ले लिया, मतलब यहाँ तक आ चुके हैं। अब इसके बाद 8 आएगा, तो 8 जब आ रहा होगा तो हमारा 50 के लेफ्ट में आएगा। ठीक है, 13 आ जाएगा फिर। अभी इसको स्वैप करेंगे ना, क्योंकि वैल्यू की जो है 8 की वैल्यू कम है। बिल्कुल तो ये हो जाएगा हमारा 2, 4, 8। ठीक है, और यहाँ पर नीचे 50 आ जाएगा इसके, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 12 और 10। ठीक है,
अब आगे चलते हैं तो हमारा 8 भी आ गया। अब इसके बाद आ गया 13। ठीक है, तो 13 तो सिंपल ही है, 8 के राइट में अटैच हो जाएगा। ठीक है, ताकि अपना सेम प्रायोरिटी है, मतलब सेम वैल्यू है उसकी, 8 से कम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें हमें। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब हीप में होता क्या है कि जब भी हम कोई एलिमेंट रिमूव, जैसे हमने रूट एलिमेंट रिमूव किया, ठीक है, तो जब हम रूट एलिमेंट को रिमूव करते हैं, मतलब हम जब रिमूव करते हैं, मतलब जैसे हमने गेट मिनिमम किया, तो अगर वो फंक्शन ऐसा कर रहा है कि आपको नंबर मिला के दे रहा है मिनिमम एलिमेंट और रिमूव भी कर रहा है वहां से, तो होता है ऐसे उसमें कि जो लास्ट एलिमेंट होता है हमारे उसमें हीप के अंदर, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं 2 से, तो यहाँ पर आ जाता है 13। ठीक है, और इस 13 को हम रिमूव कर देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे करते हैं। और हमें अगर प्रिंट वो वैल्यू रिटर्न करनी है तो उसको हम एक टेम्प वेरिएबल में सेव कर लेते हैं और उसको रिटर्न कर देते हैं। तो हमारा गेट मिन इस तरीके से, या फिर जो रिमूव मिनिमम होता है वो इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, हाँ, और इसको अब हिपिफाई कर देंगे फिर से। हाँ, इसको अब एपीफाई कर देंगे तो वो बिल्कुल सेम हमारी प्रॉपर्टी मेंटेन करता रहेगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है हमारा वो बिल्कुल ऐसे ही होगा कि हम K1 टाइम्स तक जो एलिमेंट्स होंगे उनको रिमूव कर देंगे यहाँ से। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखो अब क्या होगा, मैं इसको पूरा पूरा क्रिएट करता हूँ इसको। ठीक है, जैसे हमने यहाँ से रिमूव किया, ठीक है, उस पे आओ, नेक्स्ट पेज पे आओ। ठीक है, इसको यहाँ से ज्यादा होगा उसमें, तो हमने 2 को रिमूव कर दिया तो 13 रह गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर 13 आ गया था, इसको हिपिफाई करेंगे एक बारी, अभी सिर्फ बना रहे हैं इसको। 13, 4, 12, 10 और 13 के जो था राइट में था 8 और 50। ठीक है, अब ये क्या होगा, डाउन ईपीफाई कॉल होगा इसमें। तो डाउन ईपीफाई में क्या होता है, जो वैल्यू मिनिमम होती है वो उस साइड से ईपीफाई हो जाता है, मतलब डाउन ईपीफाई। डाउन मतलब ऐसे ईपीफाई होगा। ठीक है, तो 4 जो है वो स्वैप हो जाएगा 13 के साथ में, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, मतलब 4 की जो है रूट हो जाएगा 4, और उसके बाद हमारे पास 13, उसके बाद यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 12 था ये हमारे पास, और उसके बाद यहाँ पर 10 था। अब 10 और जैसे 13 आ गया तो 12 10 में से 10 के साथ स्वैपिंग हो जाएगी इसकी, क्योंकि 10 मिनिमम वैल्यू है, और डाउन ईपीफाई दो से होगा। ठीक है, तो 4 यहाँ पर 10 आ जाएगा हमारा, उसके बाद 8, और यहाँ पर हमारा 12 आ जाएगा, और उसके बाद वहां पर 13 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये केस में था ये जब हमने 13 रिमूव किया था। अब जो टॉप एलिमेंट है 4, अब वो रिमूव होगा तो उस केस में दोबारा से फिर 8 यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा और 8 यहाँ पर लग जाएगा हमारा। ठीक है, हाँ, ये चाहे सारे करके मत दिखा, मतलब हाँ समझ में आ गया, इतना ड्रॉ करने समझ में आ गया। बिल्कुल। हाँ, अब इसके बाद देखो, अब ऐसे होगा जब ये 3 रिमूवल हो चुके होंगे तो हम क्या करेंगे, जब कोड की तरफ आ जाओ, कोड में जो पीडीएफ में आ जाओ, वहां पे ला देता हूँ पूरा में। बिल्कुल आसान कोड है इसका, मतलब इतना कुछ है नहीं, है ना। जैसे हमने पहले तो क्या किया, K1 एलिमेंट्स को रिमूव किया, उसके बाद जो ये A0 इक्वल टू AN-1 कर रखा ना, ये वही काम कर रहा था जो मैंने किया था कि लास्ट इंडेक्स को एलिमेंट को हम A0 पे लेकर आ रहे हैं, उसके बाद साइज कम कर रहे हैं, उसके बाद मिनी हिपिफाई कॉल कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमने जो हम मतलब जो हमारा आंसर जनरेट करेगा वो K2 -K1 -1 टाइम्स तक हम उसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। अब उसमें क्या होगा कि एलिमेंट इस तरीके से ऐड हो जाएंगे कि जो हमारे एलिमेंट जो हमने ऐड करने होंगे ना, ठीक है, वही पिक होंगे उसमें से, और बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो हीप में से कैसे रह जाएंगे, जितने मतलब, क्योंकि हमने जो लूप लगाया है ये K1 +1, जैसे इसमें जो हमने एग्जाम किया था, इसमें क्या था कि K1 की वैल्यू 2 थी और K2 की वैल्यू 6 थी। ठीक है, और इसमें हम एक जो अपना काउंट बना के चल रहे हैं वो आई, देखो ऊपर जो इंट मेन में इनिशियलाइज कर रखा है इन्होंने, i = 0 से। हाँ, ठीक है, हाँ, बाकी इसमें और वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि K1 +1 कर रहे हैं हम हर बार, तो वो तो कोई मतलब आई चाहे इनिशियलाइज करो चाहे नहीं करो, वो प्रॉब्लम आएगी नहीं इसमें। ठीक है, बिल्कुल, ये पूरा समझ में आ गया और बड़ा मजा आया समझ के। आगे समझ में, ये ऊपर आते जाए, हाँ, जो चीजें हमें चाहिए वो ऊपर आती जा रही है अपने आप ही, ऊपर वाला ऊपर आती जाती, हाँ, ऊपर आती जा रही है, बिल्कुल।
उनको ऐड कर ठीक है, दिया। और सेम ही काम कर रहे हैं इसमें भी हम, वही मेन AP5 वाला भी साइज माइनस माइनस कर रहे हैं। ठीक है, वो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपका आंसर जनरेट कर देगा ये। बिल्कुल। ठीक है, और इसकी जो टाइम कम्प्लीटी होगी वो एंडिंग ऑफ n, क्योंकि n एलिमेंट्स को हम हीप कर डाल रहे हैं। ठीक है, और k2 एलिमेंट्स को हम फिर उसके बाद में निकाल भी रहे हैं वहां से। हाँ ठीक है, तो बिग ऑफ n प्लस k2 log n। करेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्योंकि मतलब समझ में आ गया ना कैसे कर रखा है ये बता दो बस। हाँ ये बिल्कुल, कोड भी समझ में आ गया, अप्रोच भी समझ में आ गई, हर एक बात समझ में आ गई। चलो फिर एक बार ये फीडबैक ले लेते हैं, समझ में आ गया नहीं आ गया, करो भाई फीडबैक एक बार। आ गया सार्थक मलिक मलिक 0 ओके। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब जो आगे वाला समय वो सेम है जो हमने पिछली बार किया था, मीडियन वाला। ठीक है, मीडियन में हमें दो हीप रखने पड़ रहे थे, क्योंकि एक मैक्स भी रख रहे थे, एक मीडियन भी रख रहे थे। इसमें हम सिर्फ एक रखेंगे, जैसे लार्जेस्ट है तो मीन रखेंगे और स्मॉलेस्ट है तो मैक्स रखेंगे। ठीक है, अब इसकी अप्रोच जो हमारे 3 अप्रोच हैं वो तीनों अप्रोच डिस्कस करूंगा। और पहले तो इसको क्वेश्चन में समझ लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक स्ट्रीम होगी, मतलब इनपुट आता रहेगा हमारे पास, और हमें उस डाटा के रिगार्डिंग कुछ वैल्यू मिलेगी, मतलब के नंबर मिलेगा कि kth लार्जेस्ट एलिमेंट हमें प्रिंट करके देना है उसको। जैसे अगर मैं जो एग्जांपल है के अंदर आओ, एक बारी स्ट्रीम चेक करो 10 20 11 क्या जो पहला क्वेश्चन था ये बिल्कुल वैसा ही नहीं हो गया, के एलिमेंट्स का मिन हीप बनाओ। हाँ, देखो फिर उसके साथ पता क्या होता है, उसमें फिर टाइम को मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है आपकी उस केस में, है ना, क्योंकि आपको K1 के लिए पहले तो मिन बनाना पड़ता है, उसके बाद K2 के लिए आपको मैक्स बनाना पड़ता, तो फिर उसके बाद मिन भी एक्सटेंड कर रहे हो, मैक्स भी एक्सटेंड कर रहे हो ना। ना सिर्फ मिन बना ले, एक मिन हीप, और उसका साइज के रख ले, और उसको टॉप से बढ़ाना है तो उसके अंदर डाल दे, अदरवाइज छोड़ दे, और फिर छोड़ दे, हाँ, इग्नोर कर दे। पूछ रहे हैं तो रूट वाला बता दे। ये बिल्कुल पहला सवाल किया था वैसा ही है शायद। हाँ वैसा ही, इसमें मैंने सोचा था कि पहले ये डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि उसके बाद ये समझ में अपने आप आ जाएगा जो पिछले वाला सवाल था ना। ठीक है, तो मैंने सोचा था ये बात, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो ठीक है पहले वही डिस्कस कर देते हैं, इसके बाद ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया, मतलब जैसे भी कह रहा है कि एक स्ट्रीम मिलेगी हमें, उसमें से हमें kth लार्जेस्ट एलिमेंट प्रिंट करना। जैसे 10 20 11 मिला, तो जब तक एलिमेंट 3 नहीं होंगे ना, जैसे उसने कहा 3 थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट प्रिंट करना है, तो 3 एलिमेंट्स नहीं होंगे तो हमारे पास लार्जेस्ट तो होगा नहीं थर्ड। जैसे 10 के केस में चेक करो, 10 के केस में कोई तीसरा एलिमेंट आया ही था, तो उसने सिंपल आउटपुट के अंदर डैश प्रिंट कर दिया एक। ठीक है, और 20 के केस में भी तीसरा एलिमेंट नहीं आया था तो डैश प्रिंट कर दिया। जैसे 11 आया तो उसने थर्ड लार्जेस्ट प्रिंट किया, जो कि फर्स्ट लार्जेस्ट हमारा 20 था, सेकंड लार्जेस्ट 11 था, थर्ड लार्जेस्ट था हमारा 10। ठीक है, अब यही क्वेश्चन हो जाता है कि kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट प्रिंट करो। ठीक है ना, तो ये दोनों एक सेम ही क्वेश्चन है, मतलब इसमें तो चलो kth लार्जेस्ट डिस्कस कर रखा है हमने, बाकी जो स्मॉलेस्ट होता है वो भी सेम ही होता है। जहां पर आप मिन हीप यूज कर रहे हो उसमें, वहां पर आप उसमें मैक्स हीप यूज करते हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो एक्स्ट्रा स्पेस अलाउड कर रखा है बिग ऑफ के के लिए। ठीक है, तो एक्स्ट्रा स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है, हमें पेज ले सकते हैं हम। ठीक है, तो चलो अब इसका एक बारी समझते हैं कि कैसे करना हमें। ठीक है, जैम बोर्ड का, तो पहले तो एक बार इनपुट ले लेते हैं, ये जो दे रखा है इन्होंने ऐसा ही 10 20। एक बार बोलना लोकेश वहां से पीडीएफ से। हाँ मैं बोलता हूँ 10 20 11 कितना लिखिए 70 50 70 50 हाँ 40 फिर 100 और 5 40 100 और 5 हाँ 10 20 11 70 50 40 100। ठीक है, ठीक ठीक। ये कलर चेंज कर लेते हैं जो बीच में लगा दिए इनका। खैर ठीक है, बस कलर भी चेंज कर दिया, सेम ही लग रहा है मेरे को तो, ब्लैक ही पिक कर रखा है। हाँ चलो कोई नहीं, अब ठीक है, कोई नहीं, हो गया अब तो हो गया। तो लास्ट में 100 है ये, उसके बाद 5 है। ठीक है,
तो हम जो हमने अप्रोच डिस्कस करी है, मतलब जैसे हमने कहा है वैसे ही करेंगे हम, ठीक है। कि मिन हीप का यूज करेंगे, उसके बाद उसमें एलिमेंट्स डालेंगे और उसके बाद कुछ कुछ कंडीशन चेक करेंगे एंड देन उसके बाद प्रिंट कर देंगे। जैसे इसका चलो एग्जांपल, मतलब चलो इसको समझ लेते हैं कि जैसे इसमें हमने कहा कि k इज इक्वल टू 3 के लिए मतलब थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट प्रिंट करो, ठीक है। और ये स्ट्रीम जो है ये हमारे पास इनपुट आ रही है, जैसे इसमें भी देखो जो एग्जांपल दे रखा है ना इसने, उसमें डॉट 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 लगा रखा है, मतलब ये इनपुट आती जा रही है। ये जो ऐसे एल्गोरिथम होते हैं ना, ऐसे एल्गोरिथम जो होते हैं ना, उसमें ऑनलाइन एल्गोरिथम होते हैं ये, मतलब हम फ्यूचर डाटा पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। क्योंकि हमने पिछले सवाल में भी एक पिछला सवाल किया था जो मीडियन वाला, उसमें भी था वही, उसमें भी हम फ्यूचर डाटा पे डिपेंड नहीं कर रहे थे, जो हमारे पास डाटा आ रहा था उसी पर वर्क करके उसको आंसर जनरेट कर रहे थे हम, ठीक है। ठीक है। अब देखो इसमें तो जब तक 10 है, मतलब जब तक 3 एलिमेंट नहीं हो जाते हमारे पास, तब तक तो कुछ हम जनरेट कर नहीं सकते कि कौन सा लार्जेस्ट है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर मिन हीप का यूज करेंगे, और मिन हीप में क्या करेंगे वो देखो। मिन हीप में ऐसे करेंगे हम कि पहले k एलिमेंट्स डाल देंगे मिन हीप के अंदर, बिल्कुल 3 डाल दें, ठीक है। क्योंकि हमें 3 से निकालना है जो मैक्सिमम होगा। जैसे उसने k की वैल्यू 4 दी तो 4 एलिमेंट डाल देंगे हीप के अंदर, ठीक है। जैसे वैल्यू देगा उस हिसाब से हम हीप में डालेंगे, ठीक है। तो उसने कहा कि k की वैल्यू 3 दी तो थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट हमने प्रिंट करना, तो हमने मिन हीप का क्रिएट किया, मिन हीप क्रिएट किया, उसके बाद में हमने जो है एलिमेंट्स डाले मिन हीप के अंदर। तो हमने डाला, पहले तो 10 आया होगा मिन हीप के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने 20 डाला इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने 11 डाला इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा मिन हीप क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे हम, इसमें जो अब तो देखो, अब तो बिल्कुल क्लियर ही है, क्योंकि जो टॉप रूट पे एलिमेंट जो है वही हमारा थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट है, ठीक है। हाँ, जो रूट एलिमेंट होगा हमारा वही थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। अब देखो, अब जब हम आगे चलेंगे तो अब इस केस में तो 10 आ गया, ठीक है। और जो वो केस है ना जिसमें डैश प्रिंट कर रखा है, वो केस वो थे जिस केस में हम हीप बना रहे थे ना, जैसे जब ये हीप बनने से पहले 10 इंसर्ट किया था मैंने, ठीक है। तो 10 के केस में कोई 3 वैल्यू नहीं थी, तो उस केस में सिंपल उसने डैश प्रिंट कर दिया, या फिर माइनस वाले प्रिंट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। कोई वो मतलब जिस तरीके से प्रिंट करना था वैसे प्रिंट कर सकते हो, है ना। हाँ बिल्कुल। अब जैसे 20 आया तो 20 के केस में भी 3 वैल्यू नहीं थी, तो उसमें भी माइनस वन प्रिंट कर दिया, माइनस वन डैश जो भी प्रिंट करना था, ना। लेकिन जैसे ही 11 आया तो 3 एलिमेंट हो गए हमारे पास। 3 एलिमेंट होने के कारण हम थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट प्रिंट कर सकते हैं। तो थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट हमारा 10 हो जाएगा उस केस में, क्योंकि चेक कर सकते हो कि जो मिन हीप होता है ना हमारा, उसमें टॉप पे जो होता है वो मिनिमम एलिमेंट होता है, उसके नीचे जो होंगे, और हमने इसीलिए k साइज का मिन हीप बनाया है, क्योंकि जो एलिमेंट मैक्सिमम होंगे वो नीचे आ जाएंगे, जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो हमारा टॉप पे आएगा। तो थर्ड लार्जेस्ट हमारा हमेशा टॉप पे रहेगा, मतलब रूट एलिमेंट ही रहेगा थर्ड लार्जेस्ट हमारा, है ना। करेक्ट। ठीक, एक बार इसको रब कर देते हैं। अब इसमें 70 इनपुट ले लेंगे। हाँ, अब चलो देखते हैं कि हम इनपुट कैसे लेंगे। अब लार्जेस्ट एलिमेंट प्रिंट करना हमें, तो एक बात देखो कि अगर हम 10 से मिनिमम एलिमेंट डाल लेंगे तो फायदा ही नहीं कोई, ठीक है। अगर हम 10 से ग्रेटर देन एलिमेंट डाल लेंगे तो फायदा हमें, क्योंकि उसमें चेंज होगा ना। तो अब इसमें यही होगा कि 70 के लिए जब हमने चलाया तो 70 जो है वो 11 डाल दे, 70 के केस में जो होगा वो 10 से ग्रेटर देन है 70, तो हम चेंज कर देंगे रूट एलिमेंट का 10 को हम यहाँ से पॉप करवा देंगे और 70 को डाल देंगे यहाँ पर। जब 70 डल जाएगा यहाँ पर, तो उसके बाद हीप ही फाइल कॉल कर दे, क्योंकि ये मिन हीप है, तो 11 ऊपर आ जाएगा, 20 इस साइड में रहेगा इसके, और 70 इस साइड आ जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली। अब इस केस में हमारा थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट आ गया 11। हाँ, एक मिनट कलर चेंज करके बताता हूँ। थर्ड लार्जेस्ट हमारा ये आ गया, ठीक है ना। यहाँ तो कलर समझ में आ रहा है। हाँ, आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। 50 बेसिस और इसका सिंपल अगर मतलब वेरीफाई करना ना, साथ में वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे हमने 10 था पहले, उसके बाद 20 आया, उसके बाद 11 था हमारे पास, तो मतलब इतने नंबर की स्ट्रिंग ले लो, ठीक है, 70 तक की। इसे सॉर्ट करो, सॉर्ट करने के बाद जो हमारा देखिए कि भाई हाँ ये था लार्जेस्ट, वो ही सेट कर दो, जैसे 20 70, ठीक है। फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट और थर्ड लार्जेस्ट हमारा 11 ही आ गया, मतलब हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है, ठीक है।
लोकेश भाई कहाँ गए? कोई तो बोलो भाई, कोऑर्डिनेट तो करो यार, कोई तो करो। यस नो यस नो। हाँ साहिल। हाँ आरती, चलो ठीक है, चलो आप करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब समझ में आ गया ना कितना कि 11 कैसे आए यहाँ पर, ठीक है। हाँ ठीक है, और अगर इसको वेरीफाई करना हो तो मैंने बता दिया कि सिंपल जितने एलिमेंट्स आपने हीप के अंदर डालने हैं, जहां तक डाल दिए, उनको एक सिंपल आप कॉपी पेन का यूज करके या फिर जैसे भी करके मतलब लिखो, है ना। उसको सॉर्ट करो, सॉर्ट करने के बाद चेक कर लो कि हाँ फर्स्ट लार्जेस्ट हमारा ये था, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट हमारा 20 आया, फिर थर्ड लार्जेस्ट हमारा 11 आया, मतलब हमारा आउटपुट ठीक आ रहा है, तो कि 11 आया था। ठीक है, तो हमने कहाँ तक डाल दिए? 70 तक डाल दिया हमने एलिमेंट्स। अब 50 के लिए 50 की जो है टर्न है, तो अब 11 जो है उससे बड़ा है 50, तो हम एलिमेंट इसके अंदर। अच्छा आ गया अब? हाँ सॉरी, मैम का फोन आ गया था बीच में। ठीक है भैया, बता दिया अगर यार, मतलब मैं बोले जा रहा था। चलो कोई नहीं, तो हमने अब 11 तक तो हो गया था, ठीक है। हाँ ठीक है लोकेश, अब 50 डालेंगे इसके अंदर, तो 50 डालेंगे तो क्या होगा? 11 यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि 11 से ग्रेटर देन है 50। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर तो ये जब हम रिमूव करेंगे तो ये मतलब वही होता है कि जो स्वैपिंग हो जाती है उसके बाद, है ना। मतलब ये तो मैं ऐसे बता रहा हूँ जब ये मिनी हिपिफाई वगैरह सब कुछ हो चुका होगा, ठीक है। हाँ 20 और 70, अब इसको दोबारा जो हम हिपिफाई करेंगे, तो हिपिफाई करेंगे तो 20 सबसे ऊपर, उसके बाद 50 और फिर 70। और फिर 70। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। हाँ क्लियर हो रहा है बिल्कुल? हाँ हाँ, और चाहे और आगे इनपुट लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ठीक है, अब यही इसमें 20 छोटा आया तो उसे छोड़ देंगे, बड़ा आया तो उसे डाल देंगे और हिपिफाई कर डाल लेंगे। देंगे। और यही केस आपका उसमें हो जाता है, जब ये तो के लार्जेस्ट के लिए है, अगर के स्मॉलेस्ट करना है तो मैक्स सीख लो, उसमें अगर मिनिमम के लिए है ना, हाँ तो इंसर्ट करो, रहने दो, क्योंकि उसमें मिनिमम के लिए चेंज होगा वैल्यू, इसमें लार्जेस्ट के लिए वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। तो उसमें मिन के लिए वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है हाँ ठीक है, अब कोड पे आ जाए, कोड चेक कर लेते हैं इसका। और इसकी ये जो अप्रोच है, तो मैंने बताई थी कि आप जैसे ये तो हिप के थ्रू बता रखी है, जो 2 अप्रोच और डिस्कस कर रखी है इसमें, बीएसपी वाली, ठीक है, सेल्फ बैलेंसिंग ट्री। ठीक है, वो सेल्फ बैलेंसिंग ट्री में वही है कि आप उसमें बैलेंस मतलब करने का वो उठा रहे हो उसमें, कि वो सेल्फ बैलेंसिंग है, तो मतलब बैलेंस कर पा रहा है अपने आप वो, क्योंकि जब बैलेंसिंग का फैक्टर आता है ना, उसी कारण हम हीप का यूज करते हैं, अदरवाइज हम हीप का यूज नहीं करते। मतलब इस केस में क्यों, वो अगर ऐसा सीन है कि मिन हीप वगैरह है, तो मतलब मिनिमम एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं या फिर मैक्सिमम कर रहे हैं, तो आपने देख ही दिया इतने क्वेश्चन कर चुके हैं अब तक, है ना। ठीक है, तो बैलेंसिंग फैक्टर के कारण ही हम बीएसटी का यूज नहीं करते, मतलब सेल्फ बैलेंसिंग बाय ट्री का। ठीक है हाँ ठीक है, और दूसरा तो सिंपल सॉल्यूशन तो था, वही था, सॉर्ट करो एरे को, उसके बाद जो kth एलिमेंट मिलेगा आपको उसको प्रिंट कर दो। ये तो एरे के थ्रू जो सिंपल अप्रोच जो बता रखी है वो वाली। हाँ ठीक है ठीक है, तो बिन हिट वाला समझ में आ गया कैसे हो रहा है इसके अंदर? हाँ ये समझ में आ गया, मिनी वाली अप्रोच। हाँ, और टाइम कॉम्प्लेक्स ये जब हम मिनिमम एलिमेंट के निकाल रहे हैं या फिर मैक्सिमम निकाल रहे हैं, kth लार्जेस्ट तो बिग ऑफ लॉग की, क्योंकि के साइज का हमने हीप बनाया है। ठीक है हाँ हाँ, और रूट फाइंड करने के लिए तो बिग ऑफ 1 ही लग रहा है हमको, क्योंकि रूट पे ही मिनिमम एलिमेंट मिल रहा है हमसे, है ना। हाँ ठीक है, चलो कोड पे आ जाओ। अब कोड तो मतलब समझाने की जरूरत नहीं होगी, समझ जाओ यार अब तो। हाँ कोड समझ में आ गया, अप्रोच भी आ गया। आ गया, पर एक एसटीएल का यूज भी कर रखा है इन्होंने, एसटीएल वाला देख लेना, एसटीएल में भी सेम ही है, पीक के अंदर पीक वो पॉप पुश सब कुछ कर रखा, वही कर रखा जो सेम होता है उसमें। ठीक है हाँ चलो ठीक है, फिर तो समझ में आ गया था यार, मतलब आसानी कोड था, इतना इतना कुछ मुश्किल था नहीं। बस इसमें ये होता कि ये क्वेश्चन जो होता है ना, ये मतलब कई बार आ जाते हैं, और मतलब इनमें ऑनलाइन एल्गोरिथम यूज होते हैं। मैंने पहली बार पढ़ा था ऑनलाइन एल्गोरिथम, ठीक है, तो बता दिया मैंने आपको। हाँ चलो, एक जो है ना, पिछली बार हमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था जो कि हैशमैप का इंक्लूड हो रहा था, मतलब यूज हो रहा था उसके अंदर। ठीक है, तो वो यूज देख लेते हैं एक बारी। लेसन 4 के अंदर आ जाओ एक बारी। लेसन 4 का लिंक या डाउनलोड? लिंक मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, एक मिनट।
मिल गई पीडीएफ? लिंक में या ग्रुप में? ग्रुप पे भेज दी मैंने, ग्रुप पे चेक करो। हाँ ग्रुप पे मिल गई। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो इसमें मैंने बेसिक अप्रोच तो बता ही दिया था कि सिंपल है कि हर एक वैल्यू के रिगार्डिंग हम एक की जनरेट करेंगे, मतलब की वैल्यू एक फ्रीक्वेंसी जनरेट कर लेंगे और हमें जितने भी वैल्यू कोई जाने की भाई जो इतने मैक्सिमम एलिमेंट प्रिंट कर, जैसे उसने कहा था कि जो पीडीएफ के अंदर चेक करो इसकी की वैल्यू हमें 2 मिली थी, तो उसने कहा कि दो जो ऐसी वैल्यू जो मतलब मोस्ट ऑकरेंस है जिनकी वो प्रिंट कर दो, तो उसमें 4 प्रिंट कर दिया था हमने और 1 प्रिंट कर दिया था। दूसरी एक बात तो कही गई थी इसमें कि जो जैसे अगर दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है तो उस केस में हम जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो प्रिंट करेंगे पहला, उसके बाद जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो प्रिंट करेंगे। जैसे इसमें 4 और 1 की दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम थी तो हमने 4 पहले प्रिंट किया, उसके बाद 1 प्रिंट किया है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो एक अप्रोच तो मैंने कल डिस्कस करी थी जो कि मैप मेथड 1 तक आया था ना, इसमें कोई करके जिसमें हम डिक्रीज करे थे, डिक्रीज कर रिगार्डिंग है ना। हाँ हाँ, तो अब इसमें देख लो, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो बता दो एक बार, मेरे को अप्रोच दे दिया ना, ये सिंपल ही है, कोई इतना मतलब कर रहा है। इसमें वेक्टर जिसने नहीं पढ़ा हो सिंपल एसक्यूएल के अंदर डिफाइन होता है, उसको एक बार रीड मतलब देख लेना एक बार। इसमें मल्टी सेट बना रखा है, करंट हाँ, पर बना रखा है, मल्टी का बना रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है ना? नहीं, लास्ट वाला। एक सेकंड, फर्स्ट तो कर ही दिया था, फर्स्ट तो था नहीं था वो तो बिल्कुल तभी कर दिया था कल ही। तो लास्ट वाले हमने किया था, पूरा किया था कि कौन सा था कि सेशन आगे करा जाए या नहीं करा जाए। अच्छा हाँ हाँ याद आया। हाँ हाँ, क्या था आ गया याद। अब एक बार लास्ट पेज में जाओ, वहां पर मिल जाएगा वो कोड अप्रोच। हाँ मिल गया। इसमें फाइंड के नंबर विद मोस्ट एक्यूरेंस इन द ऑकरेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन डिस्कस कर ही दिया। ठीक है, हाँ हाँ कल ही समझा दिया था। कल ही समझा दिया था। अप्रोच भी समझ में आ गई कुछ हद तक, तो बाकी मैं बता देता हूँ कि अप्रोच यही है हमारी। एक हैशमैप क्रिएट करेंगे। हैशमैप क्या होता है कि उसके अंदर हम एक की के रिगार्डिंग वैल्यू, मतलब वैल्यू के रिगार्डिंग की जनरेट कर लेते हैं और उसके रिगार्डिंग हम फ्रीक्वेंसी स्टोर करते रहते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। अब इसमें हम वही करेंगे कि स्टार्ट से एंड तक जाएंगे, जो भी की मिलेगी हम उसके रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देंगे, जो नहीं मिलेगी उसके रिगार्डिंग जो फ्रीक्वेंसी नॉर्मली थी मतलब एक थी जैसे वही रख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी हमें मिली है उनको हम एक वेक्टर के अंदर जैसे स्टोर कर लेंगे, वेक्टर के अंदर, मतलब वेक्टर जो यूज होता है उसके अंदर, एस्ट्रो के अंदर, और उसको क्या करेंगे सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, अब सॉर्ट करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो, मतलब असेंडिंग में करोगे तो लास्ट से सर्च करना पड़ेगा आपको, डिसेंडिंग में कर लोगे तो स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ हाँ और बाद में आपने की एलिमेंट प्रिंट करा सॉर्टेड एरे से, मतलब जो सॉर्टेड वेक्टर था उससे। ठीक है, ठीक है। हाँ एक बार कोड चेक कर लो जो ये अप्रोच था जिसका। उसके बाद मेथड 2 है जिसमें हमने मिन हीप का यूज किया है, वो भी बता देंगे, बिल्कुल आसान है। मिन हीप का मैक्स का यूज करके शायद इसमें मैक्स का यूज कर रखा होगा। ठीक है, वही बता देंगे। पेयर में की वैल्यू में वैल्यू तो फ्रीक्वेंसी है हाँ, तो हमें सबसे पहले तो सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी चाहिएगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी के हिसाब से शॉर्ट करना है कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी सबसे पहले दिखे। हमने क्या किया कि देखो इसमें फोर्थ एल्गोरिथम में फोर्थ नंबर पे देखो, स्टोर द एलिमेंट फ्रीक्वेंसी पेयर इन वेक्टर। वेक्टर के स्टोर कर लिया, अब उसको हमने सॉर्ट कर लिया, फ्रीक्वेंसी को वेक्टर में स्टोर कर लिया। अब हाँ फ्रीक्वेंसी को एलिमेंट को दोनों को स्टोर किया है, एलिमेंट को भी और फ्रीक्वेंसी को भी। पेयर बना रखा ना हमने, पेयर का यूज देखो जहां पर ये है ना स्टोर एलिमेंट ऑफ, मतलब मैप का जो एलिमेंट स्टोर किया वेक्टर के अंदर। वेक्टर के अंदर देखो पेयर इंटीजर क्रिएट करके हमने स्टोर कर रखी है वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर हम सॉर्ट उसको एज ए ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में कर रहे हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं हम, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी के साथ में एक एलिमेंट भी है क्योंकि हमें एलिमेंट भी प्रिंट करना है। ठीक है, देखो जहां पर हम फ्रीक्वेंसी डॉट ARRI मतलब एरे ऑफ आई डॉट फर्स्ट कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और ये फर्स्ट क्या कॉल कर रहे हैं, जो नंबर विद मोस्ट ऑकरेंस, मतलब हमारे फर्स्ट के अंदर फ्रीक्वेंसी है और सेकंड के अंदर वो, मतलब फर्स्ट के अंदर हमारा एलिमेंट है और सेकंड के अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी है।
हाँ समझ में आ गया ये कि आगे समझ में? हाँ आ गया, ये समझ में आ गया। ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्स इसकी डी, क्योंकि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स थे इन एरे के अंदर और उनको सॉर्ट करने के लिए n log n टाइम लगता है, तो d log d टाइम इज नीडेड। ठीक है। और ऑब्जेक्ट स्पेस हमने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को एरे के अंदर स्टोर किया था, मतलब फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग d is the count of distinct elements stored to store the hash map big of this space complex is needed। ठीक है, hash map के रिगार्डिंग दी। हाँ ठीक है। और दूसरी अप्रोच क्या है? दूसरी अप्रोच में हमने हैश मैप का यूज किया है, लेकिन उसमें क्या कर रहे हैं हम कि फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग जैसे हमने मैक्स फ्रीक्वेंसी चाहिए तो मैक्स चिप का यूज कर रहे हैं, और उसको उसी के मतलब जैसे के एलिमेंट्स की मतलब जो भी जितने भी एलिमेंट्स कहेंगे तो उसके हिसाब से पॉप करवाते रहेंगे, वहां से टॉप एलिमेंट को रिमूव करते रहेंगे और प्रिंट करते रहेंगे। जो सिंपल पेयर का यूज कर रखा सिंपल इसमें भी। अच्छा, पेयर का ही अपन ने हीप बना दिया, फिर हीप बना दिया पेयर का ही। पेयर के अंदर हमने क्या कर रखा? एलिमेंट और फ्रीक्वेंसी, लेकिन फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में हमने हीप को ऑर्डर कर दिया, मतलब हीप को जो है फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में होगा, मतलब मैक्स फ्रीक्वेंसी ऊपर उसके। ठीक है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिर देख लो कि डी नंबर ऑफ काउंट एरे के लिए। ठीक है, बिग ऑफ लॉग डी ये रिमूव करने के लिए। उसके बाद जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट थे तो उसके ट्रेवर्स करने के लिए बिग ऑफ डी टाइम रिक्वायर्ड किया। अब ये कोड समझ लो कि कोड में अनऑर्डर मैप, अनऑर्डर किसी को पता नहीं हो तो अनऑर्डर मैप में वही जो हमने कल सेट के अंदर पढ़ा था, अनऑर्डर सेट और अनऑर्डर फ्रीक्वेंट मतलब मल्टी सेट है, सेम ही है। पेयर का भी मैंने कल डिस्कस कर दिया था कि पेयर में हम कैसे स्टोर करते हैं वैल्यूज को, और वेक्टर जो है वैसे के अंदर डिफाइन होता है तो इसमें पहले एक्चुअल इंक्लूड कर रखी होगी पहले ही, मेन कोड मतलब पूरा कोड नहीं डाल रखा तो। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा आज ये खत्म होता है। अब कोई भी किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। पूरा ही खत्म हो गया मतलब? पूरा ही कंप्लीट हो चुका हमारा 5 ही लेक्चर में, 5 लेक्चर में। सही, ठीक है। अब जिसको डाउट है वो बताओ भाई। अच्छा, लास्ट दिन था। हाँ, अच्छा, मुझे लगा कि लोकेश कोऑर्डिनेट किया इस सेशन को। क्या क्या कहा लास्ट में? लोकेश ने कोऑर्डिनेट किया पूरे सेशन को, मतलब जितने भी सेशन हुए हैं इसके। हाँ। इसको अवार्ड मिलना चाहिए लोकेश को, कुछ ना कुछ। अवार्ड में ये मत कहना कि लोकेश पार्टी देगा वापस। अरे ऑनलाइन यार क्या आइडिया आता है। हमसे बात करेंगे आपकी तरक्की के लिए लोकेश शर्मा। भाई भाई ठीक है, देखेंगे। मैंने 0 लिख दिया, आज भी सेशन में कोई डाउट नहीं था, और 1-2 नया एल्गोरिथम भी सीखने को मिला, पूरा समझ में आया 100%। चलो अच्छी बात है। 0 हमारे फारसी करना दिए। ये 0-1 वाला आइडिया मेरे को सबसे अच्छा लगता है इसमें। कौन सा वाला आइडिया? जैसे सेशन को करते हैं ना, 0 मीन्स समझ नहीं